Okay, it is recording. Yeah, it's recording. Okay, just let me open my terminal. Okay. So I hope everyone of you have installed and made their system changes to work with Python on their systems, right? सबने अपने सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल कर रखा है ना? कोई ऐसा है जो अभी तक पाइथन इंस्टॉल नहीं करा है, जिसने अगर आपको पाइथन इंस्टॉल करना है, यू कैन जस्ट गो टू python.org एंड यू कैन जस्ट इंस्टॉल पाइथन फ्रॉम देयर एंड you can use any IDE. You can use the basic IDE that Python provides. You can use Jupyter Notebook, but we are gonna work on VS Code. Okay, so if you have VS Code, then please turn it on, or otherwise you can use any choice of IDE you want, right? So let's start with the lecture and just right. The text written on the screen is visible, or should I increase the font? Okay. So let's start with the basic question. ठीक है, हम सबसे पहला जो अगर हम पाइथन अगर हम सीख रहे हैं, राइट? तो आप लोगों में से सबने पाइथन सुना होगा, राइट? सबको पता होगा कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन पिछले कुछ सालों में इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के आ रहा है, और आने वाले सालों में भी पाइथन का जो रोल होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, राइट? तो आज हम समझेंगे कि पाइथन क्यों और कैसे बना था, राइट? इसका रोल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होते जा रहा है हमारे डेवलपिंग कम्युनिटी में या हमारे टेक्निकल कम्युनिटी में। और पाइथन सब क्यों बोल रहे हैं कि पाइथन सीखना बहुत आसान है या करना बहुत आसान है या यहाँ पे कोडिंग ज़्यादा होती है। तो सबसे जो पहला जो बेसिक क्वेश्चन आता है किसी के भी दिमाग में, अगर वो क्वेश्चन है तो हम डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या, कि व्हाट इज़ पाइथन, राइट? हम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज पाइथन? सबको पता है पाइथन क्या है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पाइथन की प्रॉपर डेफिनेशन आपको बोलूं, तो पाइथन की प्रॉपर डेफिनेशन ये बोलती है दैट इट इज अ जनरल जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये लाइन बोल रहे हैं कि दैट इट इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसका मतलब क्या है? जनरल पर्पस का यहाँ पे बेसिक सा ये मतलब है कि ये जनरल पर्पस एप्लीकेशंस के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई भी वेब एप्लीकेशन बनानी हो, आप वहाँ पे पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी हो, आप वहाँ पे पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको कोई ऐप बनानी है, आप ऐप बनाने के लिए भी पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, जो कि बहुत ज़्यादा जिसका वाइड एरिया है जहाँ पे वो यूज़ होती है। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक सा ये मतलब है कि ये जो है ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती है वो हार्डवेयर डिपेंडेंट कोडिंग होती है। तो ये जो टेक्निकलिटी टर्म्स है ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे-जैसे आप अपने कोडिंग में आगे बढ़ोगे, ये टेक्निकल टर्म्स आपको खुद ब खुद पता लगती रहेंगी। तो इन सबको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो पाइथन को हमने समझा, पाइथन क्या है? पाइथन एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट? तो इसके बाद पाइथन बनाया किसने? पाइथन आप सबको अगर पता होगा, ज़्यादातर मैं होप कर रहा हूँ, और किसी को नहीं पता है तो वो बनाई थी एक्सक्यूज़ माय स्पेलिंग, आई थिंक गूडो वैन रॉसम ने, राइट? गूडो वैन रॉसम एक बंदा था जिसने 1980 या 1979 से पाइथन का जो डेवलपमेंट है वो शुरू करा था, और लेट 1980s में इसका डेवलपमेंट एक्चुअली खत्म हुआ था, राइट? और जो पाइथन इतनी ज़्यादा पॉपुलर बनी, वो 2000 में आके बनी, राइट? वो 2000 में आके बनी। तो अब पाइथन इतनी पॉपुलर क्यों हुई? ठीक है, हम उसको देखेंगे, पाइथन इतनी पॉपुलर क्यों हुई? तो अगर मैं बोलूँ पाइथन इतनी पॉपुलर इसलिए हुई है क्योंकि पाइथन का जो कोर है और जो उसको लिखने का तरीका है, जो पाइथन में हम कोडिंग करते हैं,
वो बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट होती है। जैसे कि अगर जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ जैसे कि आप अगर बोलो कि सी है, सी प्लस प्लस है या जावा है, राइट? तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है तो उसके लिए भी 4 या 5 तरीके होते हैं। तो अगर वो बोलता है कि अगर आपको ये तरीका नहीं पसंद तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको ये तरीका नहीं पसंद तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन पाइथन क्या बोलता है? पाइथन बोलता है नहीं, एक काम को करने का सिर्फ़ एक ही तरीका, आसान तरीका, आप उसको ही फ़ॉलो करना है। तो यहाँ पे पाइथन जो है अननेसेसरी चीज़ें हटा के हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो नेसेसरी कोडिंग में चीज़ें होती है, सिर्फ़ वो हमारी करने में हेल्प करता है। और दूसरी पाइथन ही एक सिंपल कॉन्सेप्ट पे बना था, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है रीडेबल। ठीक है? पाइथन जो है रीडेबिलिटी पे बना था कि जो पाइथन का कोड है वो पढ़ना और समझना आसान होता है। उसका जो सिंटैक्स होता है वो दूसरे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ है जैसे आपके ऊप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हो गए या जो आपके फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हो गए जैसे सी, सी प्लस प्लस या जावा, तो उसके मुकाबले पाइथन का जो सिंटैक्स है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, राइट? तो अब हम देखते हैं कि पाइथन ठीक है, मैं ये बार-बार बोल रहा हूँ कि पाइथन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, ठीक है? लेकिन कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रही है, ठीक है? पाइथन पे एप्लीकेशंस कौन-सी बनी है? पाइथन पे बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी एप्लीकेशंस बनी है, अगर मैं बोलूँ जैसे यूट्यूब, यूट्यूब आपका पाइथन पे बना है और इंस्टाग्राम आपका पाइथन पे जो है बना है, जो कि लोग डेली डेली इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो पाइथन पे बना है। अगर आपने ड्रॉपबॉक्स का नाम सुना होगा, ड्रॉपबॉक्स एक गूगल ड्राइव की तरह स्टोरेज स्पेस है, वो पाइथन पे बना है आपका। अगर आप उबर की बात करते हो, उबर का जो पूरा का पूरा बैकएंड है, वो पाइथन पे बना है आपका। आप अगर नेटफ्लिक्स लेमोर की बात करते हो, लेमोर का जो बैकएंड है, वो पूरा का पूरा पाइथन पे बना है, राइट? तो और गूगल, जो कि आई थिंक सब डेली यूज़ करते होंगे, जो गूगल है, वो पाइथन पे बना है, ठीक है? गूगल का जो क्लाउड इंजन है, उसका जो बैकएंड है, वो पाइथन पे बना है। तो पाइथन धीरे-धीरे हर एक फ़ील्ड में एंटर कर रहा है। अब पाइथन मशीन लर्निंग में, आपके डीप साइंस में, डीप लर्निंग में, एआई में, इमेज रिकॉग्निशन में, इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन में। तो ऐसे जो अभी हमारे जो फ्यूचर में जो फ़ील्ड्स हैं, जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ेंगी, जैसे हमारी एआई की फ़ील्ड्स हो गई या इमेज पाथ रिकॉग्निशन फ़ील्ड्स हो गई। यहाँ पे जो पाइथन का इस्तेमाल है, वो बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि पाइथन में जो आप कॉम्प्लेक्स फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, आप उसको बहुत ही आसान तरीके से दिखा सकते हो, राइट? अगर आपको एक सिंपल सा अगर आप मान लो आपका एक मैथ्स का फ़ॉर्मूला होगा, अगर आप सबको याद होगा, तो आपका एक मैथ्स का फ़ॉर्मूला होता था जिसमें आप रूट्स निकालते थे। वो जो रूट का फ़ॉर्मूला था, वो आप पाइथन में बहुत ही आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप उसको जावा, सी में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ी दिक्कत आएगी उसको इम्प्लीमेंट करने में। राइट? लेकिन पाइथन में आप उस फ़ॉर्मूला को बहुत ही आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे पाइथन क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं या जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होते हैं, उनको पाइथन बहुत ही ज़्यादा आसानी से और चला भी सकता है और आप उसको बहुत आसानी से कोड भी कर सकते हो, राइट? तो इसके बाद अगर मैं पूछूँ, तो क्या कोई मेरे को बता सकता है कि पाइथन का जो मेन एडवांटेज है, वो क्या है? कैन एनीवन टेल मी कि पाइथन का जो मेन एडवांटेज है वो आपके हिसाब से क्या होता है कि पाइथन इतना ज़्यादा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं लोग? कोई बता सकता है पाइथन का अगर आपको क्या लगता है? ठीक है, चलो 1 पॉइंट है और कोई? एनीवन एल्स? किसी को और कोई बोलना चाहेगा? जी। हुँ, ओके। हुँ। राइट, ठीक है। बहुत ही ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ये एक्चुअली मेन पॉइंट है, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सब पॉइंट्स हैं। और कोई बताना चाहेगा कि उनको क्या लगता है कि पाइथन सर इसलिए हमारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए इतनी ज़्यादा सिंपल है? 2 लोगों ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। एक ने बोला कि बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं, सिंटैक्स आसान होता है। दूसरे ने बोला कि हमारे पे बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, फंक्शंस नहीं बोलूँगा मैं एक्चुअली लाइब्रेरीज़ बोलूँगा, राइट? आपका मतलब लाइब्रेरीज़ और मॉड्यूल्स होगा। तो और कोई बताना चाहेगा? या जी, और कोई बताना चाहेगा उनको क्या लगता है? हुँ, 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 वही जी, रीडेबिलिटी आसान, ठीक है। तो मैं अब एक-एक करके वो करता हूँ कि मेरे को क्या लगता है कि पाइथन के जो बहुत सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस वो क्या है। सबसे पहले तो बहुत ही बढ़िया जवाब मिला कि जो लाइब्रेरीज़ है, ह्यूज अमाउंट ऑफ
ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स है इसमें, राइट? ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स है। कैसे? अगर आप देखते हो, अगर लेट्स से कि मेरे को एक एप्लीकेशन, एक जी यू आई एप्लीकेशन बनाने, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन बनाने, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होते हैं नॉर्मल, आप सबको पता होगा, राइट? तो उसके लिए भी पाइथन में इतने सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल है। जैसे टिक इंटर होगा, एक मॉड्यूल है जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने में हेल्प करता है, राइट? अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो पाइथन का जो सबसे बड़ा मॉड्यूल है जैंगो, जिसपे कि इंस्टाग्राम चल रहा है, अब उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब फ्लास्क जो है, जहाँ पे गूगल का जो क्लाउड इंजीन का जो बैकएंड है वो पूरा का पूरा फ्लास्क पे है, राइट? उबर का जो बैकएंड है वो पूरा का पूरा फ्लास्क पे है। तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और एक फ्रेमवर्क आता है हम पे जिसको बोलते हैं हम पाई पिरामिड, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इसके अलावा आपको वेब एप्लीकेशंस नहीं बनानी है, राइट? अगर आप बोलो कि सर मेरे को मेरे पे इमेजेस है बहुत सारी, और मेरे को उस इमेजेस में कुछ इमेजेस छाटनी है, जिसको हम बोलते हैं इमेज रिकग्निशन या इमेज ऑप्टिमाइजेशन, या आप पे कोई बहुत धुंधली इमेज, आपको उसको सही करना है, तो उसके लिए भी हम पे लाइब्रेरीज है, जैसे पिलो हो गया, राइट, जिसको हम पिल बोलते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। या आप बोलते हो कि सर मेरे को मेरी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में मेरे पे टेबल है, राइट? उस टेबल का डेटा जो है, मेरे को सारा का सारा उस टेबल का डेटा चाहिए। तो आप उसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हो? आप उसके लिए ब्यूटीफुल सूप इस्तेमाल कर सकते हो, आप चैटबॉट्स बना सकते हो, आप बॉट्स बना सकते हो जो कि आपका ऑटोमेटेड जो काम करता है, जैसे टिंडर बॉट्स बनते हैं, चैट बॉट्स बनते हैं, यूट्यूब फेसबुक बॉट्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो बॉट्स होते हैं, ये जो ऑटोमेटेड का काम होता है, ये भी आप पाइथन में कर सकते हो। कैसे? हम पे एक मॉड्यूल होता है सेलेनियम, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको मेल भेजना है तो एसएमटीपी लाइब्रेरीज भी होती है। तो पाइथन में हर एक चीज के लिए कोई ना कोई एक लाइब्रेरी या कोई ना कोई एक मॉड्यूल बना होगा। मेरे से मॉड्यूल स्पेल नहीं होता, सॉरी, बाय मिस्टेक, राइट? मॉड्यूल और लाइब्रेरीज प्रेजेंट है, राइट? तो आप उसका इस्तेमाल करके आप जो अपना काम है वो बहुत आसान कर सकते हो। जैसे कि हमारे एक सर ने बोला कि आप लाइब्रेरीज और फंक्शनल मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करके बहुत आसान कर सकते हो। ये मैं समझता हूँ कि पाइथन की सबसे बड़ी खासियत है, राइट? इसके बाद हमारे और एक सर ने बोला कि सर इजी सिंटैक्स है, इजी टू अंडरस्टैंड है, राइट? तो मैं वो भी करना चाहूंगा। वो मैं समझता हूँ कि दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, और सिंटैक्स जो होता है बहुत ज्यादा सिंपल होता है, ठीक है? इसके बाद अगर मैं एक बहुत ही बड़ी, अगर मैं मेन एडवांटेज बोलूँ तो उसको मैं बोलूंगा डायनेमिकली टाइप्ड, ठीक है? पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड है। क्या मेरे को कोई बता सकता है अगर मैं यहाँ पे डायनेमिकली टाइप्ड बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? किसी को पता है कि डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस क्या होती है? कोई ट्राई करना चाहेगा इसका आंसर करने के लिए? नहीं तो मेरे को तो जवाब देना ही, वो तो मेरे को पता ही है, लेकिन आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा कि डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस क्या होती है? चलो ठीक है, कोई नहीं, हम ही बता देते हैं। डाय एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दो टाइप ऑफ आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, राइट? एक होती है आपकी स्टैटिकली टाइप्ड, जैसे आपकी सी, सी प्लस प्लस, जावा होगी। और एक होती है आपकी डायनेमिकली टाइप्ड, जैसे कि आपका पाइथन। तो इसमें क्या होता है, आपको वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हो तो आपको वेरिएबल का कोई टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। आप जैसे जैसे आप उसकी वैल्यूज देते जाते हो, वो वैसे वैसे उस हिसाब से उस वेरिएबल का टाइप खुद ब खुद डिसाइड कर लेता है, राइट? तो हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। आपको इसमें से कुछ अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक एक पॉइंट को हम प्रैक्टिकली इन डेप्थ जाके भी देखेंगे अपने फ्यूचर लेक्चर्स में, ठीक है? तो डायनेमिकली टाइप दे हम समझे। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि पाइथन जो इंटरेक्टिव है। इंटरैक्टिव का मतलब क्या है यहाँ पे? अगर जैसे आपको एक सिंपल सा एक लाइन प्रिंट करवानी है, जैसे कि अगर मैं बोलूं मेरे को एक सिंपल सी लाइन प्रिंट करवानी है, हेलो वर्ल्ड, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का इस्तेमाल करके आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहीं पे सी इस्तेमाल कर रहे होते तो आपको पहले स्टूडियो एच इंपोर्ट करवाना इंक्लूड करवाना पड़ता, मेन डॉट एच इंक्लूड करवाना पड़ता, मेन फंक्शन बनाना पड़ता। आप उस फंक्शन के अंदर आप अपना प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट एफ करके स्टेटमेंट लिखते, देन आप उस फंक्शन को कॉल करवाते, तो बहुत ज्यादा झमेला होता है वहां पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, पाइथन ने सीधा बोला आपको जो रन करना आप डायरेक्ट लिखो और आप उसको रन कर सकते हो। तो यहाँ पे इस चीज को हम इंटरैक्टिव लैंग्वेज बोलते हैं। इस चीज को हम डीबगिंग में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, राइट? इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है, ठीक है? यहाँ पे ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है। आपकी जो सी में है, सी में ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट कभी नहीं होता, क्योंकि आपको वहां पे क्या करना पड़ता है, आपको मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट करना पड़ता है। आप
यू चूज कर सकते हो कि आप कौन से वेरिएबल को या कौन से फंक्शन को कितना वो दे सकते हो, राइट। नेक्स्ट एडवांटेज जो लास्ट मैं एक समझता हूँ कि आपको जानना इंपॉर्टेंट है पाइथन के लिए, वो मैं बोलूंगा कि ये एक मल्टी पैराडिम, ये एक मल्टी पैराडिम लैंग्वेज है। तो यहाँ पे मैंने डायनेमिकली टाइप पूछा था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर कोई मेरे को बता सकता है क्या मल्टी पैराडिम लैंग्वेज का मतलब क्या है यहाँ पे? क्या अगर मैं बोलूँ कि ये लैंग्वेज जो पाइथन है हमारी वो मल्टी पैराडिम है, इसका मतलब क्या है? कोई मेरे को किसी को समझ आ रहा है इसका मतलब क्या? आपको जो मर्जी आप बोलो, कोई कोई गलत नहीं है यहाँ पे। कोई ट्राई करना चाहेगा कि मल्टी पैराडिम का मतलब सर ये होता है, हम इसका मतलब ऐसा हो सकता है? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं अगर आपको पता नहीं है। तो मल्टी पैराडिम का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है आपकी, और उसके बाद ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। तो पाइथन में क्या होता है, पाइथन में आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की तरह भी लिख सकते हो, आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग की तरह भी लिख सकते हो, और आप स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग की तरह भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो लैंग्वेज है, ये सिर्फ एक चीज से नहीं बनती है। जैसे आपका जो जावा है, जावा आपका सिर्फ और सिर्फ उप्स को सपोर्ट करता है, जो सी है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन पाइथन क्या बोलता है, पाइथन बोलता है आपको जैसे प्रोग्रामिंग करनी है आप वैसे करो। अगर आपको उप्स के तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है आप उप्स के तरीके से कर सकते हो, अगर आपको फंक्शनल के तरीके से करनी है आप फंक्शनल के तरीके से भी कर सकते हो, अगर आपको स्ट्रक्चर के तरीके से करनी है तो आप स्ट्रक्चर के तरीके से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो इसके बाद यहाँ पे हमने क्या करा, हमने एडवांटेजेस देखे, ठीक है। तो इसके बाद जो थोड़े बहुत मैं फीचर्स बताऊंगा, फीचर्स और एडवांटेजेस सेम ही होते हैं कि इस पे बहुत ज्यादा लाइब्रेरीज है, डायनेमिकली टाइप्ड है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है, इंटरेक्टिव है। तो एडवांटेजेस ऑफ जो फीचर्स होते हैं वो लगभग लगभग आपके सेम होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब हम, अब आपको पता, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देना पड़ता है, राइट। थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि पाइथन कहाँ से आया, पाइथन हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब जब हमने देख लिया कि पाइथन हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या हम सीधा ये देखेंगे कि पाइथन में हम कोडिंग कैसे करते हैं, राइट। आप उसी के लिए आए हो, थ्योरी किसको पढ़नी होती है, राइट। पाइथन में हम कोडिंग कैसे करते हैं। तो अगर एक जो सिंपल से, जो इतना फेमस हम पे प्रोग्राम है पूरे डेवलपिंग कम्युनिटी में, जिसको हम बोलते हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, जो कि आप कभी भी कोई नई लैंग्वेज सीखते हो तो आपको सबसे पहले क्या लिखता है, हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं, राइट। तो उसके लिए अगर आपने आज से पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी है तो बहुत ही बढ़िया। अगर आपने आज तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं करी है तो और भी बढ़िया, क्योंकि आपका जो पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने वाला है वो होने वाला है पाइथन। और पाइथन इतना ज्यादा आसान है, मैं बता रहा हूँ, इतना ज्यादा आसान है कि आप में से कोई भी मुश्किल से 2 या 3 घंटे में पाइथन का एक प्रोग्राम तो आराम से कर सकता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहला एक फंक्शन देखेंगे पाइथन का, जो मैं आपको सबसे पहला फंक्शन बताना चाहूंगा वो है हम पे प्रिंट फंक्शन, राइट। अब प्रिंट फंक्शन क्या करता है, प्रिंट फंक्शन क्या, आपको प्रिंट फंक्शन के नाम से पता लग रहा होगा प्रिंट फंक्शन क्या करता है। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, जब भी आपको कोई चीज प्रिंट करवानी होती है, अगर आप सी इस्तेमाल करते तो आप प्रिंट एफ करते, अगर आप जावा करते तो जावा में आप क्या करते, आप जावा में करते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, राइट। तो वैसे ही पाइथन में हम पे होता है प्रिंट फंक्शन। अगर हम प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमारा जो सबसे पहला प्रोग्राम होने वाला है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसको अगर मेरे को रन करना है तो मैं यहाँ पे रन पे जाऊंगा, और रन पे जाके मैं यहाँ पे आऊंगा रन विदाउट डिबगिंग, मैं इस पे क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरा कंसोल खुलता है, एंड कंसोल में मेरा जो प्रोग्राम है वो चल जाएगा, जिसको प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट कर दिया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत कि प्रिंट फंक्शन कैसे काम कर रहा है, या हमने यहाँ पे कैसे प्रिंट करवाया? इज एवरीथिंग क्लियर अप अंटिल नाउ? ओके, ठीक है, ओके। तो अब हमने देखा प्रिंट फंक्शन, राइट। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर भी ना हमारे पे और भी बहुत बहुत चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन हम वो आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, कि अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप कुछ नहीं, आप कंफ्यूज होगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बस इतना समझ जाए, अगर आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है तो आप हेलो वर्ल्ड से उसको प्रिंट करवा सकते हो। जैसे कि अगर आपको अपना नाम प्रिंट करवाना है, मैं अपना नाम प्रिंट करवाता हूँ, जैसे मेरा नाम सौरभ है, मैं अपना नाम प्रिंट करवा रहा हूँ, राइट। अगर मैं इसको दोबारा जाता हूँ, मैं रन में, मैं रन विदाउट डिबगिंग करूंगा, और एज यू कैन सी इसने मेरा नाम दोबारा प्रिंट करवा दिया यहाँ पे,
ठीक है, इससे मेरा नाम यहाँ पे प्रिंट करवा दो। तो अगर आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पे प्रिंट, अगर मेरे को एक नंबर प्रिंट कराना है, लेट्स से कि मैं कोई भी एक नंबर प्रिंट करा रहा हूँ, मेरे को 10 प्रिंट कराना है, तो मैं 10 डाल दूंगा उसमें और वो उसको क्या करेगा, वो उसको रन करवा देगा। मेरे को उसको रन करना है और यहाँ पे ये 10 प्रिंट कर देगा। तो ऐसे आप प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, राइट। तो अब हमने देख लिया कि प्रिंट फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो अब सबसे पहले किसी भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सबसे, जो मैं समझता हूँ जो सबसे पहली चीज हमें समझनी चाहिए वो होते हैं वेरिएबल्स। कि वेरिएबल्स जो है पाइथन में काम कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको शुरू में एक शब्द बोला था जिसको मैंने बोला था डायनेमिकली टाइप्ड, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब क्या होता है प्रैक्टिकली करके, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले एक दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक एग्जांपल लेना चाहूंगा और फिर मैं वहां से मूव ऑन करता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। आई मुझे पता है कि बहुत ज्यादा लोगों को वेरिएबल पता होगा, आप बोलोगे सर वेरिएबल हमें पता है, आप आगे बढ़ो। लेकिन तब भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी कंफ्यूजन हो गया, जिनको नहीं पता होगा। तो एक वेरिएबल क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। आपको, आप समझो कि आपको कुछ सेव करवाना है, ठीक है। जैसे कि आपको कुछ सेव करवाना है, जैसे कि मतलब आपने, आप लेट्स से आपका नाम है, आपका नाम एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आपने क्या बोला, सर मेरे को जो मेरा नाम है वो मेरे को कंप्यूटर में सेव करवाना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने बोला करवा दो सेव। तो आप बोलोगे सर कैसे। तो वहां पे क्या होता है, कंप्यूटर में सेव कहाँ होती है चीजें, कंप्यूटर में मेमोरी में चीजें सेव होती है, ठीक है। तो मैंने बोला कि सर जाओ आप अपना नाम मेमोरी में सेव करवा दो। ठीक है सर, मैंने सेव करवा दिया। लेकिन अब अगर आपको अपना नाम दोबारा चाहिए कंप्यूटर की मेमोरी से, तो आप कैसे निकालोगे। आप सीधा बोलोगे सर अब मैंने नाम तो सेव करवा दिया मेमोरी में, लेकिन अब मैं इस मेमोरी को एक्सेस कैसे करूंगा, मतलब मैं इस मेमोरी में जो वैल्यू मैंने डाली है, जो मैंने अपना नाम जो डाला है, मैं उसको निकालूंगा कैसे, या मैं उसको रिट्रीव कैसे, एक्सेस कैसे करूंगा। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल काम में आता है। वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल उस मेमोरी स्पेस को पॉइंट करता है। पॉइंट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल उस मेमोरी, वो बताता है कि ये जो मेमोरी स्पेस है, अगर आपको इसका वैल्यू चाहिए तो आपको इस मेमोरी स्पेस को एक नाम देना पड़ेगा, राइट। और उस जो नाम देते हैं, वो जो नाम होता है उस नाम को हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो पाइथन में आप एक वेरिएबल का जो नाम देते हो वो कुछ रूल्स पे डिपेंड करता है, वो हम अभी आने वाले थोड़े टाइम में डिस्कस करेंगे कि क्या रूल्स होते हैं हमारे पाइथन में जो वेरिएबल नेमिंग में हमारी हेल्प करते हैं। तो आप वेरिएबल का नाम, अभी हम एक सिंपल सा नेम लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, VAR, और मैं लूंगा 1। वी ए आर 1 का मतलब क्या है, वेरिएबल 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि अगर आपने सी या जावा पढ़ रखी होती तो आप क्या करते, आप यहाँ पे लिखते str। str का मतलब क्या होता है, str का मतलब होता है स्ट्रिंग, कि ये जो वेरिएबल है एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है। और मैं इसमें मैं एक वैल्यू सेव करवा देता हेलो, लाइक दिस, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस चीज से एंड कर देता, ये एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। ये सी में, जावा में ये एक वेरिएबल है। लेकिन पाइथन क्या बोलता है, पाइथन बोलता है कि ये जो फालतू की चीज है ना, इसको हटा दो, ये मेरे को चाहिए नहीं, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। पाइथन क्या बोलता है, यहाँ से सेमीकोलन हटा दो क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है, क्यों जरूरत है। और उसके बाद पाइथन और भी हमारी हेल्प क्या करता है, पाइथन बोलता है मेरे को ये जो आपने स्ट्रिंग लिखा है, मेरे को इसकी भी जरूरत नहीं है, ये भी हटा दो। अब आप सर, मेरे से एक सवाल और आता है यहाँ पे, आप सर बोलो कि सर हम कैसे उसको कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कि हम कौन सी वैल्यू सेव करवा रहे हैं, कि हम इंटीजर की वैल्यू सेव करवा रहे हैं, या हम कोई कैरेक्टर सेव करवा रहे हैं, या हम कोई स्ट्रिंग सेव करवा रहे हैं, हम या तो हम कोई डेसिमल सेव करवा रहे हैं, हम क्या सेव करवा रहे हैं, हम कंप्यूटर को कैसे बताएंगे। तो यही पे हमारा जो मैंने आपको शब्द बताया था डायनेमिकली टाइप्ड, हमारा ये जो वर्ड है यहाँ पे यूज होता है। पाइथन क्या बोलता है, पाइथन ये बोलता है कि आप एक वेरिएबल लो, आप उस वेरिएबल के अंदर कुछ भी सेव करवाओ, और पाइथन ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पाइथन ऑटोमेटिकली वो जो आपका वैल्यू है, उस वैल्यू का जो डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसका डेटा टाइप फिक्स कर देगा वहां पे। कि अगर मैंने पाइथन में ये जो स्ट्रिंग है ये डाली है, तो जो वेरिएबल 1 का जो टाइप होगा, या जो वेरिएबल 1 जो डिक्लेयर हुआ होगा वो स्ट्रिंग टाइप में डिक्लेयर हुआ होगा। अगर मैं var1 अगर मैं इक्वल टू 10 कर देता हूं, अब पाइथन क्या करेगा, अब पाइथन वेरिएबल 1 को इंटीजर टाइप में डिक्लेयर कर देगा। तो आप जैसे जैसे आप वैल्यूज वेरिएबल में डालते जाओगे, वैसे वैसे वो आपको उसका टाइप पाइथन खुद ब खुद डिसाइड करता रहेगा। आपको कोई डिसाइड नहीं करना, आपको सिर्फ वेरिएबल लेना है
और उसमें वैल्यू डालनी है। आपको टाइप कभी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। पाइथन इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वो खुद ब खुद आपका जो टाइप है, टाइप से मेरा क्या मतलब है कि वो इंटीजर टाइप है या स्ट्रिंग का टाइप है या डेसिमल का टाइप है, वो पाइथन खुद ब खुद क्या बोल रिकॉग्नाइज करके वो उसका टाइप खुद ब खुद डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? नहीं तो आई विल मूव ऑन फर्दर। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, चलो। तो अब वेरिएबल हमने समझ लिया कि वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, हमने ये भी देखा कि हम वेरिएबल में डेटा कैसे सेव करवाते हैं। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, कि जो नेक्स्ट चीज आती है जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, टाइप 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 डेटा टाइप, ये क्या है? डेटा टाइप है क्या? ठीक है, तो ये जो डेटा टाइप है ये क्या है? डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? आप डेटा टाइप को दो वर्ड में डिफरेंशिएट कर लो, डेटा और टाइप। तो डेटा का मतलब आप समझ लो, डेटा का मतलब आप जो उसको डेटा दे रहे हो, जो वैल्यू आप उसको दे रहे हो। और टाइप का मतलब क्या है? उस वैल्यू की टाइप क्या है। ठीक है, तो पाइथन में हमारे में 5 डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब 5 आप वैल्यू की टाइप्स रख सकते हो। जो सबसे पहला जो, अगर मैं लिखूं, जो सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है? वो है इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या है? इंटीजर का जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 ये एक इंटीजर हो गया, या 100 ये एक इंटीजर हो गया, या 10,000 या 10,000 ये एक इंटीजर है। या अगर मैं लिखूं -100 ये भी एक इंटीजर है। अगर मैं लिखूं -500 ये भी एक इंटीजर है। मतलब कोई भी नंबर आपका एक इंटीजर होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड डेटा टाइप या जो सेकंड वैल्यू टाइप पाइथन देता है या पाइथन में होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होता है? एक स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग एक होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का मतलब क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी चीज, अगर आप सिंगल कोट्स, ठीक है, अगर आप कोई भी चीज सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स का अगर आप अंदर कोई भी चीज लिखते हो, तो पाइथन उसको एज अ स्ट्रिंग इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, स्ट्रिंग क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर मैं एक नाम लिखता हूँ सैम, तो ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर मैं डबल कोट्स के अंदर मैं एक वैल्यू लिखता हूँ 10023, तो ये एक स्ट्रिंग है। पाइथन इसको एज अ स्ट्रिंग इंटरप्रेट करेगा, नॉट एज एन इंटीजर, क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है। अगर मैं ट्रिपल कोट्स के अंदर, जैसे अगर मैं लेट्स से मैं अपना नाम लिख देता हूँ, अपने जॉन डो लिख देता हूँ, जो कि जो बहुत ज्यादा फेमस सूडोनेम है हमारे कम्युनिटी में, जॉन डो। तो यहाँ पे ये जो तीनों है, ये तीनों के तीनों पाइथन के स्ट्रिंग्स है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम पाइथन में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम डबल कोट्स या तो सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। हम ट्रिपल कोट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ट्रिपल कोट्स क्या है? एक स्पेशल स्ट्रिंग होता है जिसको हम कुछ स्पेशल केसेस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम आने वाले लेक्चर में ये भी देखेंगे कि ये स्पेशल केसेस है क्या। तो अभी आप सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये टाइप होता है, ये ऐसा होता है। हम अगर आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सर ये हम ट्रिपल कोट्स अभी क्यों नहीं कर रहे, तो आने वाले लेक्चर्स में आपको वो भी धीरे धीरे पता चल जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा इन सब चीजों के बारे में डीप में जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने कर लिया स्ट्रिंग। ठीक है, सबसे पहला डेटा टाइप क्या था? इंटीजर। दूसरा क्या था? स्ट्रिंग। अब जो तीसरा जो डेटा टाइप आता है हम पे, वो आता है फ्लोट। ठीक है, फ्लोट बेसिकली क्या है? फ्लोट है डेसिमल। डेसिमल को हम पाइथन में फ्लोट बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं 23.223 लिख देता हूँ, ये एक फ्लोट है या डेसिमल है। अगर मैं लिखता हूँ 2.10, ये भी एक फ्लोट है। तो कोई भी डेसिमल पॉइंट नंबर, उसको हम फ्लोट बोलते हैं। राइट, तो पाइथन अभी हमारा जो लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है पाइथन 3। ठीक है, और लेकिन क्या है, पाइथन 3 में शुरू में दो हम पे और भी डेटा टाइप्स होते थे, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग और डबल। ठीक है, ये भी होते थे, लेकिन ये क्या है, अब पाइथन 3.4 के बाद ये डेप्रिकेट हो चुके हैं। ठीक है, अब लॉन्ग और डबल नाम का कोई डेटा टाइप है ही नहीं पाइथन में। तो हम उसको फिर डिस्कस करके हमारा कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि अब हम पीछे नहीं चलेंगे, हम आगे ही चलेंगे। तो पाइथन अब 4 भी आएगा, तो हम फिर उसमें भी मुझे लगता नहीं है कि ये जो डेटा टाइप्स है वापस आने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम के लिए डेप्रिकेट हो चुके हैं। तो हमें उसको पढ़ के हमें अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, जो फोर्थ हम पे है उसको हम बोलते हैं बूल। बूल और बुलियन। तो यहाँ पे क्या मेरे को बता सकता है बुलियन डेटा टाइप्स क्या होते हैं? ये आपने दूसरे लैंग्वेजेस भी पढ़े होंगे, राइट? बुलियन डेटा टाइप्स क्या होते हैं?
कैन एनीवन आंसर बूलियन डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, बूलियन वैल्यूज क्या होती है हमारी? कोई भी अपना माइक खोल के आंसर दे सकता है, अगर माइक की जरूरत नहीं तो आप अपना चैट खोल के भी आंसर दे सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0 1, ठीक है, चल आप एक हद तक सही हो। और कोई बताना चाहेगा कि बूलियन वैल्यूज क्या होती है? नो वन, किसी को पता नहीं? जी, एब्सोल्युटली राइट अभिनव। 0 1 भी हम वही ट्रू और फॉल्स के उसमें लेते हैं, लेकिन बुलियन को जब भी हम बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ट्रू और ट्रू या तो फॉल्स। तो ये जो ट्रू और फॉल्स जो वैल्यूज है, ये जो ट्रू और फॉल्स जो कीवर्ड्स है, इसको हम बोलते हैं बुलियन वैल्यूज या बूल वैल्यूज, ठीक है। और अब आप एक सबसे नई चीज पढ़ने जा रहे हो जो कि आपने अभी तक किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं पढ़ी होंगी, और ये मुझे लगता नहीं किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये डेटा टाइप प्रेजेंट भी होता है पाइथन के अलावा, ठीक है। जो मैं आपको पहले बोल रहा था कि पाइथन जो है कंप्यूटेशनल फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से लिख सकते हो, आप क्यों लिख सकते हो अब आप देखोगे। पाइथन में एक और डेटा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, राइट? तो अगर आपने मैथ्स में अलजेब्रा में एक चीज पढ़ी होगी अपने, आई थिंक हाई स्कूल में, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो क्या मेरे को बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यहाँ पे मतलब क्या है? मैथ्स के हिसाब में आपको याद होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते थे। किसी को याद है कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसको बोलते थे? ठीक है, बहुत बढ़िया आदर्श, आपने बोला नंबर विद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। उसको हम लिखते कैसे थे, आप उसका भी एग्जांपल दे सकते हो? जी, तो अगर मैं लिखूं a प्लस आयोटा b से अच्छा मैं एक कोई इंटीजर ले लेता हूँ रियल लाइफ का, ठीक है। अगर मैं लिखूं 1 प्लस 2 आयोटा, आप आयोटा 2 लिख सकते हो, 2 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे में क्या होता था, ये जो है ये एक इमेजिनरी पार्ट है, और जो ये 1 है ये रियल पार्ट है, राइट। तो पाइथन में भी आप एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो आप? पाइथन सीधा बोलता है जो ये आई है ना, आई को आप जे से रिप्लेस कर दो, ये आपका एक पाइथन का कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसमें ये जो 2j है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, और ये जो 1 है ये आपका रियल पार्ट है, राइट। तो हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स भी देखेंगे धीरे धीरे जब हम आने वाले लेक्चर्स में आगे आएंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो हम इसको भी धीरे धीरे देखेंगे। तो अभी बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हमें पाइथन पे जो ये 5 जो डेटा टाइप्स होते हैं, 5 डेटा टाइप्स प्रेजेंट है, और इसके अलावा भी नहीं है। लॉन्ग और डबल आप देखोगे, लेकिन लॉन्ग और जो डबल है वो डेप्रिकेट हो चुका है, तो हम उसको अभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझने में? किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो आई विल मूव ऑन फर्दर हेड। एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग और शुड आई मूव ऑन? ठीक है, चलो, आई होप कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है ना? ऐसा तो नहीं है कि मेरी आवाज किसी पे नहीं जा रही है? ठीक है, ओके, ठीक है, तो थोड़ा आप जवाब देते रहिए, नहीं तो मेरे को लगता है कि मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है आप तक, ठीक है। तो हमने देखा डेटा टाइप्स, ठीक है। तो अब सर आप बोलोगे कि सर मेरे पे, अगर आप समझो मेरे पे, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पे एक वेरिएबल है ए, ठीक है, और मैंने उसमें एक वैल्यू डाल दी 10, ठीक है। तो आप सर अगर आपको पता भी नहीं है कि कौन सा डेटा टाइप है, आप सर मेरे को बोलोगे कि सर मेरे को ये पता नहीं कि ये जो ये वेरिएबल है ये किस टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, कि इंटीजर का वेरिएबल है या स्ट्रिंग का वेरिएबल है या फ्लोट का है, कौन सा वेरिएबल है ये, राइट। तो यहाँ पे पाइथन इसके लिए भी हमें एक फंक्शन देता है। पाइथन में हर चीज के लिए आपको फंक्शन मिल जाएंगे, राइट। पाइथन इसके लिए भी हमें एक फंक्शन देता है जिसको हम बोलते हैं टाइप फंक्शन। और ये फंक्शन है तो आपको इसको पैरेंथेसिस से कॉल करवाना पड़ेगा। आपको हमेशा पता है कि हम जब किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम उसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं, राइट। तो पाइथन में ये फंक्शन होता है टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या करता है, अगर आप इसके अंदर कोई भी एक वेरिएबल पास करोगे लाइक दिस, जैसे कि मैंने ए पास कर दिया, तो पाइथन क्या करेगा, पाइथन उस वेरिएबल का आपको टाइप बता देगा कि ये जो वेरिएबल है ये किस टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। तो उसको प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक प्रिंट का जो हमारा जो फंक्शन था जो मैंने सबसे शुरू में बताया था, एक्सक्यूज मी, उसके अंदर मैं इस जो टाइप फंक्शन को ऐसे डाल दूंगा उसके पैरामीटर के अंदर, राइट। और मैं इसको सेव करके मैं इसको रन करता हूं तो हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है।
तो आपको अगर मेरी कंसोल की स्क्रीन पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे ये आ रहा है क्लास इंट। मतलब क्लास इंट का मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल है ये इंटीजर क्लास का है, मतलब इंटीजर टाइप का है। पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट्स होती है, सारी की सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स होती है। आपका वेरिएबल भी ऑब्जेक्ट है, आपका फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है, आपका क्लास भी ऑब्जेक्ट है। पाइथन में सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स होती है, राइट। तो इसलिए जो ये इंटीजर ये जो लिखा आ रहा है ये क्लास इंट लिखा आ रहा है। मतलब जो ए जो वेरिएबल है वो कौन से क्लास का है, वो इंटीजर क्लास का, मतलब वो इंटीजर टाइप है, राइट। मैं अगर और एक वेरिएबल लेता हूं, अगर मैं दो तीन मैं इसको दिखाने के लिए ले लेता हूं। मैं एक स्ट्रिंग भी ले लेता हूं, राइट। मैं एक डेसिमल पॉइंट भी ले लेता हूं लाइक दिस। और एक मैं ये लेता हूं बूल बूल भी ले लेते हैं। और ये जो फाइनल हमारे पे था क्या था, कॉम्प्लेक्स, राइट। और मैं कॉम्प्लेक्स भी ले लेता हूं लाइक दिस, ठीक है। तो एक एक करके हम प्रिंट करवा के देखते हैं। अपना कंसोल क्लियर कर लेता हूं ताकि आपको दिखता रहे। एक एक करके हम प्रिंट करवाते हैं। जैसे हमने ए प्रिंट करवाया, हमें क्या मिला, हमें मिला int int, ठीक है। अब हम बी को देखते हैं कि अगर हम बी का टाइप चेक करें तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो हम इसको रन करेंगे और बी का टाइप क्या मिला यहाँ पे, क्लास str। str का मतलब है कि ये जो वेरिएबल है ये स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। तो हमें पहले क्या मिला था, हमें इंटीजर मिला था, अब हमें क्या मिला, अब हमें स्ट्रिंग मिला। अब अगर हम सी को चेक करें, सी को चेक करें, मैं इसको सेव करके दोबारा रन करता हूं। अगर हम सी को चेक करें तो सी में क्या आ रहा है, एज यू कैन सी क्लास आ रहा है फ्लोट। मतलब क्या है, ये डेसिमल पॉइंट है, मतलब क्या है, ये फ्लोट डेटा टाइप है, राइट। तो ऐसी अगर मैं एक काम करते हैं, हम जो लास्ट के दो है ना उसको एक साथ चेक करके देखते हैं ऐसे। हम मैं और एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकता हूँ ऐसे। और एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकता हूँ लाइक दिस, और इसके अंदर मैं डी को रिप्लेस करके मैं डाल दूंगा ई, राइट। और मैं इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। और हम जैसे ही रन करेंगे तो सबसे पहला क्या आया, क्लास आया बूल। और दूसरा क्या आया, क्लास आया कॉम्प्लेक्स। मतलब जो डी है वो बुलियन टाइप है और जो ई है वो कॉम्प्लेक्स का टाइप है, राइट। तो यहां तक सबको क्लियर है, सबको क्लियर है कि हम टाइप फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। चलो ओके। अब हमने देखा कि वेरिएबल क्या होता है जी। हाँ चलो, अगर मैंने अभी बताया आपने सुना नहीं होगा तो और एक बार बता देता हूँ मैं। पाइथन एक्सक्यूज मी। पाइथन में क्या होता है, पाइथन में ना आपकी सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में होती है। जैसे कि अगर आप वेरिएबल लोगे तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आप एक फंक्शन लेते हो तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो पाइथन में सारी चीजें ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए जो ये जो टाइप हमें पाइथन रिटर्न कर रहा है ना, तो वो क्लास की फॉर्म में रिटर्न कर रहा है। मतलब कि वो एक ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में रिटर्न कर रहा है कि जो इंटीजर है, इंटीजर एक्चुअली पाइथन में क्लास होती है। हम उसको बोलते डेटा टाइप है लेकिन वो एक क्लास है। वो इंटीजर भी एक क्लास होती है, स्ट्रिंग भी एक क्लास होती है, बूलियन भी एक क्लास होती है, कॉम्प्लेक्स भी एक क्लास होती है। क्लास का बेसिक सी मतलब ये है कि वो एक ऑब्जेक्ट है। मतलब एक ये जो वेरिएबल है ये इंटीजर का ऑब्जेक्ट है, ये जो वेरिएबल है स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, या ये जो सी वाला वेरिएबल है वो फ्लोट का ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो वहां पे इसलिए हमें पाइथन क्लास की फॉर्म में उसको रिटर्न करता है। आई होप आपको समझ आया हो, नहीं तो मैं और एक बार दूसरी तरीके से भी एक्सप्लेन करने का ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो हम यहां तक पहुंच गए। हमने देखा कि वेरिएबल क्या होता है, राइट। हमने देखा कि वेरिएबल क्या थे। हमने ये देखा कि हमारे पे जो डेटा टाइप्स है, कितने तरीके के डेटा टाइप्स हैं हम पे पाइथन में, 5 तरीके के डेटा टाइप्स है, राइट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है पाइथन के टोकन्स, ठीक है। पाइथन के टोकन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पाइथन टोकन्स। मेरे को भी बता सकता है पाइथन टोकन्स का मतलब क्या होता है। टोकन का मतलब क्या, अगर किसी ने कभी पढ़ा हो कि टोकन का मतलब सही है, क्या मेरे को बता सकता है पाइथन टोकन्स अगर मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पे पाइथन टोकन्स का मतलब क्या है। किसी को पता है कि पाइथन टोकन्स का मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं पता तो आपको आज एक नई चीज सीखने को मिल जाएगी।
पाइथन टोकन्स का मतलब होता है, अगर मैं टोकन किसी भी प्रोग्राम में बोलूं, नॉट ओनली पाइथन, अगर मैं टोकन किसी भी प्रोग्राम में बोलूं तो टोकन का एक सिंपल सा मतलब होता है स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल मीनिंगफुल कंपोनेंट ऑफ प्रोग्राम। तो जब पाइथन का जो मतलब पाइथन भी नहीं बोलूंगा, जो टोकन्स होता है, टोकन्स क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल कंपोनेंट होता है किसी भी प्रोग्राम के। मतलब कोई भी अगर आपका एक प्रोग्राम है तो वो इन इन चीजों से मिलके ही बनेगा। ठीक है, आपका कोई भी प्रोग्राम है वो इन चीजों से मिलके ही बनेगा। तो हम अब देखते हैं कि पाइथन में कितने टाइप के टोकन्स होते हैं हम पे, मतलब एक प्रोग्राम में ये सारी चीजें आपकी नेसेसरी होती है, मतलब एक प्रोग्राम में ये सारी चीजें आपकी प्रेजेंट रहेंगी ही रहेंगी एक प्रॉपर प्रोग्राम में, अगर मैं बोलूं तो पाइथन पे 4 टोकन्स होते हैं। सबसे पहला होता है कीवर्ड्स। ठीक है, सबसे पहला होता है कीवर्ड्स, उसके बाद होता है आइडेंटिफायर्स। ठीक है, उसको होता है आइडेंटिफायर्स, इसके बाद होता है ऑपरेटर्स, और इसके बाद होता है हम पे लिटरल्स। ठीक है, तो ये जो चार है, ये चार है पाइथन के टोकन्स। तो यहाँ पे मेरे को कोई, जो हम सबसे पहला टोकन डिस्कस करने वाले हैं वो होता है कीवर्ड्स। तो कोई मेरे को बता सकता है कि कीवर्ड्स का मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पे आपको जो समझ में आ रहा है आप वो बोल सकते हो, कि आपको कीवर्ड जो शब्द है उससे क्या पता चल रहा है कि कीवर्ड्स का मतलब क्या हो सकता है पाइथन में? इसको पता है कीवर्ड्स यहाँ पे क्या मीन कर रहा है, या कीवर्ड्स का ये मतलब हो सकता है सर पाइथन में? ठीक है, चलो और कोई ट्राई करना चाहेगा? जी, ठीक है, अच्छा रिजर्व्ड वर्ड्स, ओके, और कोई? एनीवन एल्स वांट्स टू ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज कीवर्ड्स इन पाइथन? ठीक है, चलो। तो बहुत बढ़िया, दो जनों ने सही जवाब दिया। किसी ने बोला स्पेशल वर्ड्स, किसी ने बोला रिजर्व्ड वर्ड्स। तो रिजर्व्ड वर्ड्स एक बहुत ही अच्छा टर्म है कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करने का। स्पेशल वर्ड्स मैं बोलूंगा कि आप उसको कुछ और भी बोल सकते हो, लेकिन रिजर्व्ड वर्ड्स एक बहुत ही बढ़िया तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का। तो कीवर्ड्स क्या होता है, पाइथन ने ना, पाइथन में 33 कीवर्ड्स होते हैं। तो ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि ये बोलते हैं कि ये जो कीवर्ड्स है ना, जैसे आपके कीवर्ड्स हो गए ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, डीईएफ हो गया डेफ, या इफ हो गया, एल्स हो गया, ये सब होता है आपके कीवर्ड्स। मतलब कि क्यों आप इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल ना किसी भी वेरिएबल का नाम रखने में या किसी भी फंक्शन का नाम रखने में आप इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते। वो उसको एज अ वेरिएबल या एज अ फंक्शन मानेगा ही नहीं, पाइथन एरर थ्रो कर देगा कि यू कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज अ नेम ऑफ वेरिएबल्स और फंक्शन और क्लासेस। अब आप सर बोलोगे कि सर ठीक है हम समझ गए कीवर्ड्स क्या होता है, लेकिन हम इन कीवर्ड्स को देखेंगे कैसे? सबसे पहला तो ऑप्शन है इंटरनेट, आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हो, लेकिन सर आप बोलोगे मेरे पे इंटरनेट भी नहीं है तब। तो वहां पे हम पे एक चीज आती है, हम पाइथन में ही चेक कर सकते हैं कि हम पे कौन कौन से कीवर्ड है, राइट? कैसे? हमें एक सिंपल सा मॉड्यूल या एक सिंपल सा फंक्शन इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब हम पाइथन में इंपोर्ट कैसे करते हैं? जैसे कि हम दूसरे लैंग्वेजेस में इंपोर्ट करते हैं, हम सेम टू सेम पाइथन में भी इंपोर्ट करते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं IMPORT इंपोर्ट, और उसके बाद जो चीज आपको इंपोर्ट करवानी है आप उसका नाम लिखो। तो मेरे को क्या इंपोर्ट करवाना है? मेरे को एक फंक्शन इंपोर्ट करवाना है कीवर्ड। जैसे कि एज यू कैन सी मैं लिख रहा हूं तो VS कोड मेरे को पहले बता दे रहा है हाँ ये फंक्शन है। तो मैं लिखूंगा कीवर्ड, इंपोर्ट कीवर्ड। ठीक है, अब अब मैं क्या करूंगा, अब ये कीवर्ड जो ये क्लास है या ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में हमारे पे एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं KW लिस्ट। KW लिस्ट एक ऐसा फंक्शन है जो कि पाइथन में जितने कीवर्ड्स हैं उन सबको प्रिंट करवा देता है। कैसे? मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, और उसके बाद मैं अपना मॉड्यूल का नाम लिखूंगा जो कि मैंने मॉड्यूल कॉल करवाया है, लाइक दिस कीवर्ड, और उसके बाद मैं लगाऊंगा डॉट। ये जो डॉट ऑपरेटर है ना, ये जो फुल स्टॉप है, इसको हम बोलते हैं डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर पाइथन में क्या काम करता है? डॉट ऑपरेटर पाइथन में किसी भी फंक्शन को किसी भी मॉड्यूल के अंदर से या किसी भी फंक्शन को किसी भी क्लास के अंदर से कॉल करवाने के लिए हमें हेल्प करता है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने सबसे पहले लिखा कीवर्ड जो कि मॉड्यूल का नाम है, उसके बाद मैंने डाला डॉट ऑपरेटर, और उसके बाद मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा जिसका नाम है KW लिस्ट। ठीक है, कीवर्ड्स डॉट KW लिस्ट। अब मैं इसको रन करवाऊंगा। सबसे मैं पहले यहाँ पे ये क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ।
ठीक है, और इसको रन करके देखते हैं। जैसे ही मैं रन करता हूं, एज यू कैन सी मेरे पे यहाँ पे सारे के सारे कीवर्ड्स यहाँ पे लाइक दिस प्रिंट हो गए। फॉल्स हो गया, नन हो गया, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, एसिंक, अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू। ये जो सारे हैं ये 32 कीवर्ड्स होते हैं जो कि आप इनका इस्तेमाल किसी भी वेरिएबल का नाम, किसी भी फंक्शन का नाम या किसी भी क्लास का नाम रखने में आप कभी भी यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, दिस दिस थिंग इज क्लियर कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और हम उनको देख कैसे सकते हैं। किसी को यहाँ पे दिक्कत? ओके ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि कीवर्ड्स क्या होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हम पे दूसरी चीज थी उसको हम क्या बोल रहे थे, उसको हम बोल रहे थे आइडेंटिफायर्स। क्या बोल रहे थे हम? आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो जैसे मैं पूछूंगा कीवर्ड, तो क्या कोई मेरे को बता सकता है कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या है? कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अगर गलत हो, गलत होगा, आप तभी सीखोगे। जब तक आप गलती नहीं करोगे आप कभी नहीं सीखोगे, और डेवलपिंग कम्युनिटी में हमेशा गलती से ही सीखा जाता है। तो कोई बता सकता है कि मेरे को आइडेंटिफायर्स का आपको क्या लगता है कि सर ये हो सकता है आइडेंटिफायर का मतलब? एनीवन? कोई किसी दिमाग में कुछ आ रहा हो कि सर ये हो सकता है आइडेंटिफायर्स का मतलब, या ये हो सकता है आइडेंटिफायर्स का मतलब? और एक बार आप बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी सर। अच्छा ठीक है, चलो। नहीं, थोड़ा सा गलत है। आप थोड़ा सा गलत वे में जा रहे हो, लेकिन मैं भी बताऊंगा सही वे क्या है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। कोई और ट्राई करना चाहेगा कि उनको लगता है कि सर नहीं, आप आइडेंटिफायर का मतलब ये होना चाहिए या ये होता होगा? ठीक है, चलो कोई नहीं। जिन लोगों को नहीं पता, आज एक नई चीज और आपको सीखने को मिली। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर एक्चुअली ना एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जो कि पाइथन क्या करता है, पाइथन ने 3 रूल्स बना रखे हैं किसी भी वेरिएबल का नाम रखने के लिए, किसी भी फंक्शन का नाम रखने के लिए, या किसी भी क्लास का नाम रखने के लिए। तो पाइथन ने 3 रूल्स बना रखे हैं, और इन 3 रूल्स को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। ठीक है, अब ये आप सर बोलोगे सर ये 3 रूल्स क्या है? तो ये 3 रूल्स क्या है? सबसे पहला जो अगर मैं रूल बोलता हूं तो सबसे पहला रूल होता है नो स्पेशल कैरेक्टर, नो स्पेशल कैरेक्टर्स डबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? जब भी पाइथन बोलता है, पाइथन ये बोलता है कि जब भी आप किसी वेरिएबल का या किसी फंक्शन का या किसी भी उसका क्लास का अगर आपको नेम देना है, तो आप कभी भी कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं करोगे। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? एट द रेट हो गया, हैश टैग हो गया, या ये हो गया डॉलर साइन हो गया, ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, राइट? तो आप इन सब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ एक अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो। अंडरस्कोर भी एक स्पेशल कैरेक्टर है, लेकिन पाइथन बोलता है आप एक अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी वेरिएबल का नाम रखने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा जो रूल होता है वो क्या होता है? वो होता है नेम्स आर केस सेंसिटिव। नेम्स आर केस सेंसिटिव। तो यहाँ पे कोई मेरे को बता सकता है कि केस सेंसिटिव का यहाँ पे मतलब क्या है? एनीवन टेल मी, केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? जी, और उसको अगर हम एक अच्छी तरह से बोलने की कोशिश करें, तो उसका मतलब ये है कि अगर मैं एक वेरिएबल का नाम ये देता हूँ var1, ठीक है, और ये एक वेरिएबल है, और अगर मैं दोबारा और एक वेरिएबल लिखता हूँ विथ कैपिटल var1, तो ये दूसरा वेरिएबल कहलाएगा। var1 और var1 की स्पेलिंग सेम है, लेकिन क्या है, वहां सबसे पहले वाले में v छोटा है और दूसरे वाले में v कैपिटल है। तो ये दोनों अलग अलग की अलग अलग वर्ड्स होंगे, मतलब ये दोनों अलग अलग नेम होंगे। तो मैं इसको कर सकता हूँ, इसको मैं एक वैल्यू दे सकता हूँ और इसको मैं एक कंप्लीटली दूसरी वैल्यू दे सकता हूँ, और इसमें कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इसको भी छोटा बना देता हूँ, तो अब जो ऊपर वाला वेरिएबल है और जो नीचे वाला वेरिएबल है वो हो चुके सेम, राइट?
तो नेम्स आर केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी एक लेटर कैपिटल कर देते हो तो वो एक नया वर्ड बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट रूल आता है वो ये आता है, नो नेम्स कैन बी स्टार्टेड स्टार्टेड विद अ डिजिट, ठीक है। मतलब कि अगर आप कोई भी एक वेरिएबल का नाम दे रहे हो, जैसे कि अगर मैंने वेरिएबल का नाम दिया var1, ये एक वेरिएबल का नाम है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं वन यहां से हटा के यहाँ पे डाल दूं ना, तो ये देखो रेड हो गया, मतलब क्या, ये एक वेरिएबल का नाम हो ही नहीं सकता। किसी भी वेरिएबल का, फंक्शन का या किसी भी क्लास का नाम कभी भी आपका डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो ये जो 3 रूल्स है, आपको इन 3 रूल्स को दिमाग में रखना पड़ता है जब भी आप किसी वेरिएबल का नाम देते हो या किसी भी फंक्शन का नाम देते हो या किसी भी क्लास का नाम देते हो, ठीक है। यहां तक आपको सबको समझ आया कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? एवरीवन इज क्लियर कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? सबको पता चल गया आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? ठीक है, चलो। तो ठीक है, तो हमने दो टोकन्स पढ़ लिए। तो सबसे पहले हमने टोकन क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था कीवर्ड्स। और दूसरा जो टोकन क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आइडेंटिफायर्स, ठीक है। अब जो तीसरा जो टोकन होता है वो होता है ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है? ऑपरेटर्स का मतलब सिंपली वही हो गया, प्लस माइनस ये सब, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऐसे ये जो होते हैं ये ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन पाइथन में ना और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। इज होता है, इज नॉट होता है, इन होता है, नॉट इन होता है, प्लस इज इक्वल टू होता है, माइनस इज इक्वल टू होता है, ऐसे बहुत अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो पाइथन में आई थिंक अगर मैं लिस्ट आउट करता हूँ कितने ऑपरेटर्स होते हैं, तो सबसे पहला आता है हम पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एक सिंपली क्या हो गया आपके, जैसे ये हो गया प्लस हो गया आपका, माइनस हो गया आपका, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया आपका, ये सब आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। जो मैथ्स के फंक्शंस हैं उनको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, ठीक है। इसके बाद दूसरे जो टाइप के ऑपरेटर्स आते हैं वो होता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कोई मेरे को बता सकता है कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम किनको बोलते हैं? किसी को नहीं पता कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होता है? नहीं, इफ एल्स नहीं होता, इफ एल्स स्टेटमेंट्स होता है। हाँ, तो क्या, जी, जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये जो ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू, ठीक है, ये सब होता है आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इज इक्वल टू आपका कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं होता है, ठीक है। ये जो है, ये इज इक्वल टू आपका कभी भी कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं होगा, और हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। कोई पूछे कि इज इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर है, नहीं, इज इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं होता, ठीक है। इसके बाद और एक ऑपरेटर आते हैं हम पे, क्या आता है? लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स जो आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, जैसे हो जाता है आपका एंड हो जाता है, और हो जाता है, नॉट हो जाता है, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं आपके, ठीक है। एंड हो जाता है, एंड अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर कभी करी होगी, जावास्क्रिप्ट या जावा सी करी होगी, तो वहां पे हम एंड को ऐसे लिखते हैं, लाइक दिस, हम एंड को ऐसे लिखते हैं, और को हम ऐसे लिख, लाइक दिस, हम और को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो हम पाइथन में हम ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पाइथन क्या बोलता है? पाइथन बोलता है आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप इंग्लिश में ही लिखो, आपको ऐसे कोई एक अलग साइन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एंड को आप ए एन डी एंड लिखो, और को आप ओ और आर और लिखो, ठीक है। नॉट को एन ओ टी नॉट लिखो, कोई दिक्कत नहीं, पाइथन उसको समझ जाता है, राइट। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। अब इसके बाद हम एक एक ऑपरेटर जो जो अभी मैं लिस्ट आउट कर रहा हूँ, हम इस हर एक ऑपरेटर को एक एक करके कोड करके भी देखेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ लिस्ट आउट कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो, ठीक है। इसके बाद होता है हम पे बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली होता है बाइनरी डिजिट्स पे काम करते हैं। बाइनरी डिजिट्स पे काम करने के लिए हमें बिटवाइज ऑपरेटर चाहिए होता है, जैसे ये हो जाता है, ऐसे हो जाता है।
या ये जस्ट ये जो है ये सब बिटवाइज ऑपरेटर्स है, ठीक है। लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर का आप उससे उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हो किस प्रोग्रामिंग में। तो बाइनरी, क्योंकि बाइनरी डिजिट से हमें बहुत कम वो करना पड़ता है। अगर आप बहुत ही ज्यादा एक एम्बेडेड सिस्टम्स में कोडिंग कर रहे हो तब जाके आपको बिटवाइज ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन तो उसके अलावा आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये अभी आपके कोई यूज का नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद और एक ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में आपका आता है इज इक्वल टू आता है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका प्लस, सॉरी क्या बोलते हैं, प्लस इक्वल टू आता है। और उसके बाद माइनस इज इक्वल टू आता है। तो ये सब हम देखेंगे कि ये क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एक्चुअली में क्या होता है। और इसके बाद पाइथन पे और एक टाइप ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पे दो टाइप ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ठीक है। सबसे पहला होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हमारा होता है इज और होता है इज नॉट। हम देखेंगे कि इज और इज नॉट क्या काम करता है, एक एक करके हम सब देखेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर इसमें होता है वो होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, राइट। इसके बाद होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, जो कि क्या होता है, जो कि होता है इन और नॉट इन, ठीक है। तो ये जो पांच टाइप के जो ऑपरेटर्स होते हैं, पांच या सात टाइप के, जो आप कुछ भी मान सकते हो, पांच या जो सात टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, ये सारे ऑपरेटर्स हमारे पाइथन में प्रेजेंट होते हैं। तो हम एक एक करके हम देखेंगे कि इन ऑपरेटर्स का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ सबसे पहले, एक सिंपल, और इन इन दो वेरिएबल का इस्तेमाल करके हम सब सारी चीजें निकालेंगे। एक वेरिएबल लेता हूँ ए, और ए में मैं डाल देता हूँ 20। और मैं और एक वेरिएबल लेता हूँ बी, और उसको मैं डाल देता हूँ 10, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ 10। तो अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, प्लस माइनस ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, और जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं आप उनको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो। कि डायरेक्टली इस्तेमाल का मतलब क्या है, अगर मैं एक प्रिंट का फंक्शन लिखूं ऐसे प्रिंट, और उसके अंदर मैं अगर डायरेक्टली एक लिख दूं ना कि a प्लस बी, जैसे आप मैथ्स में लिखते हो a प्लस बी या a माइनस बी या a मल्टीप्लाई बाय बी या a डिवाइड बाय बी। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ a प्लस बी, तो पाइथन मेरा इसका आउटपुट डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। पाइथन और कुछ पूछेगा ही नहीं मेरे से, लाइक दिस। पाइथन ने क्या प्रिंट कर दिया, पाइथन ने प्रिंट कर दिया कि 30, 20 प्लस 10 क्या होता है 30, ठीक है। तो इसको मैं और एक चीज कर सकता हूँ ऐसे, मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, मैं डाल देता हूँ ए प्लस बी इज, ए प्लस बी इज कॉमा ए, ए प्लस बी, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर मैं इसमें सेम माइनस करता हूँ, तो माइनस में क्या करूंगा, मैं यहाँ से ये हटाऊंगा, ए माइनस बी इज ए माइनस बी, ठीक है। मैं अपना कंसोल एक बार क्लियर कर लेता हूँ, एक जस्ट अ मिनट, ठीक है। और मैं इसको करता हूँ, यहीं से रन कर देते हैं। तो एज यू कैन सी, हमारा जो सबसे पहला आउटपुट आया वो 30 आया, और मैंने यहाँ पे सेव नहीं करा था इसलिए मेरा माइनस जो है आया नहीं। तो मैं इसको सेव करके और एक बार रन करता हूँ, और एज यू कैन सी a प्लस बी इज 30 एंड a माइनस बी इज 10। ऐसे हम सेम टू सेम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसको। मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, हम सिंपल ये इसको दोबारा करेंगे यहाँ पे, और मल्टीप्लाई जैसे आप मैथ्स में करते हो ना, ए इंटू बी ऐसे। तो ये जो एक्स है, इस एक्स को आपको एस्ट्रिक से रिप्लेस कर देना। मल्टी पाइथन में जो मल्टीप्लाई का जो सिंबल होता है वो होता है एस्ट्रिक्स, ठीक है। तो आपको एस्ट्रिक्स यहाँ पे भी लगा देना है। तो अब अगर मैं इसको दोबारा, अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई b इज 30, a माइनस b इज 10 एंड a मल्टीप्लाई b इज 200। 20 इंटू 10 इज ऑब्वियसली 200, ठीक है। इसके बाद अगर आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड के लिए पाइथन में वो होता है बैक स्लैश, ठीक है। पाइथन में डिवाइड के लिए क्या होता है, पाइथन में डिवाइड के लिए होता है बैक स्लैश। तो अगर मैं इसको सेव करके मैं और एक बार कंसोल को अपने क्लियर करके रन करता हूँ, तो एज यू कैन सी ये जो आंसर आया डिवाइड का, ये किस में आया है, फ्लोट में आया, ठीक है।
फ्लोट मतलब क्या है, डेसिमल पॉइंट में आया, ठीक है। अब आप मेरे को सर बोलते हो कि सर मेरे को ना डेसिमल पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, मेरे को होल नंबर में आंसर चाहिए। अगर मैं डिवाइड भी करता हूं तो तब भी मेरे को होल नंबर में ही आंसर चाहिए। तो वहां पे हम पे एक ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन में क्या होता है, फ्लोट डिवीजन में डबल बैक स्लैश होता है, लाइक दिस। डबल बैक स्लैश का मतलब होता है फ्लोट डिवीजन। तो जितनी बार आप अगर फ्लोट डिवीजन करते हो तो उतनी बार पाइथन क्या करता है, पाइथन आपको हमेशा होल नंबर रिटर्न करता है, लाइक दिस। देखो हमने डिवाइड करा तो हमें डेसिमल मिला, हमने फ्लोट डिवीजन करा मतलब होल नंबर डिवीजन करा तो हमें डेसिमल पॉइंट में हमें सीधा होल नंबर मिला जो कि है 2, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस डिवाइड, और मॉड्यूलस डिवाइड को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज लिख नहीं सकता हूँ, मुझे इसके कैरेक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा, इफ आई थिंक सेकेंड, राइट। तो मॉडुलस ए मॉड, हाँ ए मॉड बी, और यहाँ पे आ जाएगा मॉडुलस। तो कोई मेरे को बता सकता है मॉडुलस का मतलब क्या है? आपने अगर किसी और प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा कि मॉडुलस डिवाइड का हमारा आंसर क्या आता है। जी एब्सोल्युटली करेक्ट, जिसने भी आंसर दिया एब्सोल्युटली करेक्ट। जो हमारा मॉडुलस डिवाइड होता है, जो हमारा फ्लो डिवाइड और जो फ्लो डिवीजन होता है वो हमेशा क्वोशिएंट देता है, ठीक है। 10, अगर आपको आप 20 को 10 से डिवाइड करोगे आपको आंसर 2 मिलेगा जो कि क्वोशिएंट है। लेकिन जो रिमाइंडर होगा, अगर आपको किसी चीज का रिमाइंडर चाहिए तो आप मॉडुलस डिवाइड कर सकते हो। तो मॉडुलस डिवाइड में क्या होता है, वो आपको उसका रिमाइंडर देता है। तो अगर आप 20 को 10 से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, उसका रिमाइंडर 0 आता है। तो ए मॉड बी का आंसर क्या है, ए मॉड बी का आंसर है 0, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अरिथमेटिक ऑपरेटर सबको क्लियर है, या किसी कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर किसी को पूछना है? ओके, ठीक है। तो हमने देख लिया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, मैं इसको कमेंट कर देता हूं, मैं मिटाऊंगा नहीं कोई चीज आपके स्क्रीन से। जी जी। हम्म। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं सर, अगर आप हमें बोलते हो। इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। जैसे A20 है, B10 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इस 20 को हटा के मैं कर देता हूँ 30, ठीक है। और मैं इसको सेव करके मैं अपने कंसोल को क्लियर करके बाद दोबारा रन करके देखते हैं क्या आता है। वैल्यू चेंज होगी सर। आप उसको रीअसाइन कर रहे हो ना, आपने क्या करा, आपने जो जैसे मैंने शुरू में जी। हम्म। जी। ठीक है, तो वो प्रोग्राम, हाँ हाँ ठीक है। हम्म। ठीक है सर, चलो इसको आपको मैं एक मेमोरी के हिसाब से बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो सर आप देखो, आप वेरिएबल को अगर मैं आपसे पूछूं वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल का सिंपल सा एक मतलब क्या है, वेरिएबल मेमोरी स्पेस को पॉइंट करता है। यहां तक आपको बात क्लियर है सर? ठीक है। तो वो वेरिएबल क्या करता है, उस मेमोरी स्पेस को पॉइंट कर रहा है। तो अभी मैंने इससे पहले उस मेमोरी स्पेस में, अगर आप बोलते हो कंडीशंस है, अगर मैंने उस कंडीशन में उस मेमोरी स्पेस में अगर मैंने फॉर एग्जांपल 20 सेव करवा रखा है, या 20 मैंने वहां पे 20 जो इंटीजर है मैंने वहां पे सेव करवा रखा है, ठीक है। तो जो ए क्या है, ए मेमोरी स्पेस को पॉइंट कर रहा है। ए को वैल्यू, ए कभी भी वैल्यू को तो पॉइंट नहीं करता ना, ए हमेशा मेमोरी स्पेस को पॉइंट करता है। तो वहां पे अभी 20 सेव है, ठीक है। तो अगर मैं ए को प्रिंट करवाता हूं तो ए क्या करता है, ए उस मेमोरी स्पेस को कॉल करता है, और वो मेमोरी स्पेस उसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको बाहर फेंक देती है हमारे कंसोल पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 20 हटा के अगर मैं वहां पे 30 भी डाल देता हूं, तो क्या वो क्या बोलते हैं, क्या उससे वेरिएबल की वर्किंग पे कोई असर पड़ेगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं उस मेमोरी स्पेस से 20 हटा के वहां पे मैं 30 डाल देता हूं, तो क्या उससे उस वेरिएबल की वर्किंग पे कोई असर पड़ेगा? क्या वेरिएबल जो है, नहीं ना।
वेरिएबल कभी भी हमारी वैल्यू को डायरेक्ट पॉइंट नहीं करता है, वेरिएबल हमेशा मेमोरी स्पेस को पॉइंट करता है। तो अगर हम वहां पे वैल्यू भी चेंज कर देते हैं ना, तो वेरिएबल डायरेक्टली उस मेमोरी स्पेस को बोलेगा कि भाई तेरे अंदर जो भी वैल्यू है वो उठा के कंसोल पे डाल दे, चाहे वो 30 हो, 10 हो, 10 हटा के आपने स्ट्रिंग डाल दिया हो, तो मेमोरी स्पेस में जो भी वैल्यू होगी वो सीधा सीधा वो थ्रो कर देगा। इसका ये मतलब होता है। तो अगर आप कोई प्रोग्राम चला रहे हो बहुत बड़ा, और आपने क्या करा, आपने उस प्रोग्राम को एक बार रन करवाया एक वेरिएबल में कोई भी वैल्यू डाल के, और आपने क्या करा, आप गए और आपने उस वेरिएबल के अंदर जो आपने वैल्यू सेव करवाई थी वो चेंज कर दी, और आपने दोबारा अगर रन करते हो तो वेरिएबल उस मेमोरी स्पेस को पॉइंट करेगा, और उस मेमोरी स्पेस के अंदर जो वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है, तो वो मेमोरी स्पेस डायरेक्टली वो थ्रो कर देगा, मतलब वो उठा के बाहर फेंक देगा हमारे कंसोल पे, कि पहले मेरे पे 20 था भाई, वो मेमोरी स्पेस को सीधा बोलता है कि तुम मेरे अंदर जो रखोगे मैं वो उठा के तुम्हें दे दूंगा, चाहे वो इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो। ठीक है। ये आई होप कि मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया हूं, अगर नहीं हो पाया तो आप और एक बार पूछिए, मैं और एक बार समझ के दोबारा देने की कोशिश करूंगा। आपको क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है बेटा, आप दोबारा पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दोबारा ही बता दूंगा, या तो मैं अगर आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया हो, आप और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए अगर समझ। जी। हम्म। तो अगर तो आप ये बोल रहे, हाँ ए इजिकल टू, अगर मैं फिर से ये कर दूं है, आप इसका मतलब पूछ रहे हो ना, तो वो ये उठाएगा, हम इसको रन करके देख लेते हैं, आपको कोई भी सवाल हो ना प्रोग्रामिंग में, रन करके देखो क्या होता है। ठीक है, तो हम सेम इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, इसने क्या उठाया, 10 उठाया या 30 उठाया? 10, 10 क्यों उठाया? क्योंकि जब पाइथन क्या है, पाइथन इंटरप्रेटर है, पाइथन एक साथ कंपाइल नहीं करता कभी। ठीक है, तो पाइथन सबसे पहले आया यहाँ पे, पाइथन को क्या मिला, अच्छा ठीक है ए इक्वल टू 30, तो पाइथन ने अपने मेमोरी स्पेस में सेव करवा लिया, हाँ ए है, ए की वैल्यू 30 है। पाइथन सेकंड लाइन में आया, पाइथन ने क्या देखा, अरे अब तो ए की वैल्यू 10 हो गई, तो वो क्या करता है, वेरिएबल तो सेम है ना, वेरिएबल वही तो मैं बात आपको बता रहा हूँ ना, ये रेफरेंस बाय वैल्यू नहीं है, ये रेफरेंस बाय वैल्यू नहीं है, ये क्या है, मेमोरी स्पेस को रेफर कर रहा है। तो पाइथन जैसी दूसरे लाइन पर आता है, पाइथन देखता है भैया अब तो ये जो प्रोग्राम कर रहा है, उसने क्या करा, उसने जो ए की ए इज टू 30 लिख रखा था उसने रीअसाइन कर दिया, उसने क्या कर दिया, उसने अब ए इज टू 30 को ए इज टू 10 कर दिया, तो अब मैं 10 ही लूंगा, 30 नहीं लूंगा, क्योंकि हमने उस वैल्यू को रीअसाइन कर दिया। अगर मैं ऐसे और 3-4 बार लिख देता हूँ ना, ऐसे मैं a इक्वल टू 40 लिख देता हूँ, a इक्वल टू 50 लिख देता हूँ, तो पाइथन लास्ट में आके 50 ही उठाएगा, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर है, पाइथन को जैसे जैसे कमांड्स मिलते जाते हैं वो एग्जीक्यूट करता जाता है। तो पाइथन ने सबसे पहले एक मेमोरी स्पेस बनाई विद द नेम वेरिएबल a, उसमें उसने 30 सेव करवा दिया, वेरिएबल तो अभी भी यहीं पे है ना। अगर मैं इसको आपको प्रैक्टिकली एक बार करके दिखाता हूँ, अगर मेरा ये मेमोरी स्पेस है, ठीक है, मैं मेमोरी स्पेस का नाम दे देता हूँ 0x a001, ठीक है, ये मेरा, ये जो है ये मेरा मेमोरी स्पेस है। ठीक है, तो जब पाइथन पहली लाइन पे आता है तो पाइथन, मैं इसको नीचे ले आता हूँ एक बार। ठीक है, तो पाइथन जब पहली लाइन पे आएगा, लाइक दिस, पाइथन जब पहली लाइन पे आएगा तो पाइथन को इस मेमोरी स्पेस पे क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। ठीक है, अगर अब क्या आएगा, जब पाइथन दूसरे पॉइंट, अब जब पाइथन दूसरी लाइन में आएगा तो पाइथन को यहाँ पे 10 मिलेगा। अब जब पाइथन यहाँ पे तीसरी लाइन में आएगा तो पाइथन को यहाँ पे 40 मिलेगा। आप देख रहे हो मेमोरी स्पेस सेम है, मेमोरी स्पेस वही रहेगी, लेकिन क्या होता है उसके अंदर की जो वैल्यू है सिर्फ आप उसको रीअसाइन करते जाते हो ऐसे। तो लास्ट में आके जब हम एकदम लास्ट में पहुंचते हैं 50 पे, जब हम एक बार लास्ट में पहुंचते हैं 50 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 50, और मैं आपको बताया था ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होती है। तो अब क्या करेगा पाइथन, ये जो ऊपर वाली ये जो चीजें है, पाइथन इसको समझेगा कि ये कभी हुई ही नहीं, और डायरेक्टली क्या कर देगा, इस मेमोरी पे ये जो 50 सेव है उसको उठा के दे देगा। आई होप अब आप बात क्लियर हुई हो आपको। ठीक है, आपको और कुछ पूछना है? ठीक है चलो, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है,
अब हम आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कर लिया हमने। अब हम आते हैं किस पे, अब हम आते हैं, एक सेकेंड में अपना कंसोल भी क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम सेम एक काम करते हैं, हम इसको ही उठाते हैं, हम इसी चीज को उठाते हैं और हम यहाँ पे प्लस माइनस को हटा देंगे। तो सबसे पहले क्या है, चेक कर रहे हैं ए इज ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन बी इज, ठीक है। सबसे पहले हम ग्रेटर देन चेक करते हैं। ग्रेटर देन क्या करता है, जो ये लेफ्ट साइड वाला ऑपरेंड है, अगर वो राइट साइड वाला ऑपरेंड से बड़ा है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये जो लेफ्ट साइड वाला ऑपरेंड है ये अगर राइट साइड वाले ऑपरेंड से छोटा है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। हम इसको रन करके देख लेते हैं एक बार, रन, और ये हमें कर देगा a इज ग्रेटर देन b इज ट्रू। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 30 है, b की वैल्यू 10 है। तो अगर मैं यहाँ पे अब अगर a की वैल्यू 5 कर देता हूँ और इसको मैं सेव करके दोबारा एक बार रन करता हूँ, ठीक है, तो एज यू कैन सी a ग्रेटर देन b इज फॉल्स, ठीक है। तो ऐसे जो आपका ग्रेटर देन जो ऑपरेटर है वो काम करता है लाइक दिस। ऐसे हम एक जो इसके बाद वाला ऑपरेटर है वो भी चेक कर लेते हैं, क्या हम लेस देन भी चेक कर लेते हैं। लेस देन क्या करता है, अगर लेफ्ट साइड वाला जो, अगर लेफ्ट साइड वाला जो आपका ऑपरेंड है अगर वो छोटा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर लेफ्ट साइड वाला ऑपरेंड अगर बड़ा है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैं फिर से क्लियर करके और एक बार रन कर देते हैं प्रोग्राम। मैंने इसको सेव नहीं करा है, एक सेकंड, लेट मी सेव माय प्रोग्राम। और एज यू कैन सी a ग्रेटर देन b इज ट्रू, a लेस देन b इज फॉल्स, क्योंकि a जो है b से छोटा है ही नहीं, a जो है b से बड़ा है, ठीक है। इसके बाद एक और ऑपरेंड आता है इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू का मतलब तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, ठीक है। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू मतलब क्या होता है, हम क्या चेक करा रहे हैं, क्या जो लेफ्ट साइड वाला जो वैल्यू वो राइट साइड वाले वैल्यू के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। हम इसको सेव करके रन करते हैं। तो इसने क्या दे दिया, इसने दे दिया जो लेफ्ट और राइट साइड वाली जो वैल्यू है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो a इज इक्वल टू बी जो आया हमारा फॉल्स आया, ठीक है। अब इसके बाद हम पे और एक होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या हम बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चेक करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू एक साथ दो चीजें चेक करता है, क्या जो लेफ्ट वाला ऑपरेंड है वो राइट वाले ऑपरेंड से बड़ा है या इक्वल टू है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन सेटिस्फाई होती है तो वो ट्रू दे देगा, ठीक है। इसको हम रन करके देखते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, a तो बड़ा है ही, ठीक है, तो उसने ट्रू दे दिया। अब इसके बाद जो लास्ट वाला ऑपरेंड है वो क्या है, वो है हमारा a लेस देन इक्वल टू b, मतलब कि अगर a b से छोटा हुआ या इक्वल टू हुआ तो दोनों सिचुएशंस में हमें ट्रू मिलेगा। हमें फॉल्स तब मिलेगा जब a b से बड़ा होगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव करके अपना कंसोल एक बार, सॉरी मैं अपना कंसोल क्लियर कर लेता हूँ, रन करते हैं। और एज यू कैन सी a लेस देन b इक्वल टू, a लेस देन इक्वल टू b इज फॉल्स, क्योंकि a क्या है, a b से बड़ा ही है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कंपैरिजन ऑपरेटर सबको क्लियर है क्या है, कैसे होता है या कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है कि सर ये कंपैरिजन ऑपरेटर मेरे को समझ नहीं आया। एक और होता है जो कि, सॉरी माय मिस्टेक, एक और होता है दैट इज नॉट इक्वल टू, दैट इज नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू क्या करता है, नॉट इक्वल टू मतलब अगर a जो है, मतलब लेफ्ट साइड वैल्यू, लेफ्ट साइड की वैल्यू अगर राइट साइड की वैल्यू के इक्वल नहीं है तो वो ट्रू दे देगा, अगर वो दोनों इक्वल है तो वो फॉल्स दे देगा। ऐसे अगर मैं इसको सेव करके मैं दोबारा और एक बार रन करते हैं इसको, तो एज यू कैन सी a नॉट इक्वल टू b हमारा ट्रू आया, बिकॉज a और b जो है एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ आया हो। जिसको भी कभी भी एकदम दिक्कत पड़ते, जहां पे भी एकदम कुछ भी समझ नहीं आता वहीं पे भी मेरे को रोक के आप पूछ लो कि सर ये बात मेरे को समझ नहीं आई, ठीक है। तो इसको हम कमेंट करते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं एंड और नॉट, ठीक है।
अब और नॉट को हम कैसे चेक कर सकते हैं? हम उसको एक तरीके से हम नंबर से उसको चेक नहीं कर सकते। हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं? आपने लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे अपने फिजिक्स में, आई थिंक फिजिक्स में थे, इलेक्ट्रिकल में थे। आपने लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे अपने फिजिक्स या इलेक्ट्रिकल में। तो उसमें क्या होता था, आप पे ट्रुथ टेबल बनती थी, एंड की, और की ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होता है, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स होता है। तो एकदम जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर से एकदम सेम टू सेम काम करता है, ठीक है। तो अगर मैं सी एक वेरिएबल लेता हूँ जिसकी मैं वैल्यू देता हूँ ट्रू, और उसके बाद मैं डी एक वेरिएबल लेता हूँ जिसकी वैल्यू मैं देता हूँ फॉल्स, ठीक है। इसके बाद हम तीनों को चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या था। हम प्रिंट करते हैं ए, just a second, हाँ, C and C and D is comma C and D, ठीक है। C and D, हम इसको सेव करके एक बार रन करते हैं, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। एंड एज यू कैन सी, C and D is false, क्योंकि एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर जब दोनों ट्रू होंगे सिर्फ उसी कंडीशन में ट्रू देगा। लाइक दिस, अगर मैं अब इसको दोनों दोनों को ट्रू कर देता हूं और दोबारा रन करता हूं, तो अब मेरा आ जाएगा C and D is true। यहाँ पे हम बेसिकली एंड और नॉट का पता किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हम कंडीशन चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे इफ की कंडीशन हो जाती है, हम उन कंडीशंस को चेक करने का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो मैं इसको दोबारा फॉल्स कर देता हूँ, लाइक दिस। और अब हम और ऑपरेटर चेक करके देखते हैं कि हमारा और ऑपरेटर में क्या आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आते हैं और यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं और। तो क्या कोई मेरे को बता सकता है कि यहाँ पे ये जो और है, ये और जो है, ये और क्या देगा? मतलब इसका आंसर क्या आएगा? सी और डी का आंसर क्या आना चाहिए? ठीक है, चलो, सबने ट्रू बोला, बहुत बढ़िया। हम देखते हैं चेक करके कि क्या आता है, ट्रू आता है फॉल्स आता है। रन करते हैं, बहुत बढ़िया, सबका सही जवाब था, सी और डी इज ट्रू। बिकॉज जो आपकी और टेबल होती है, अगर आपको याद होगा अपने लॉजिक गेट्स के, तो वहां पे क्या होता है, ट्रू एंड ट्रू भी ट्रू होता है, ट्रू एंड फॉल्स भी ट्रू होता है। तो उसको सिर्फ एक ट्रू वैल्यू चाहिए अपनी कंडीशन ट्रू करने के लिए, ठीक है। तो अब इसके बाद जो नॉट आता है, नॉट क्या होता है? नॉट हम चेक कर, नॉट उसको जैसे आपका वो होता था जो लॉजिक गेट्स में होता था, आप नॉट कब लगाते थे? जब आपको एक ट्रू वैल्यू को फॉल्स में चेंज करना होता था, ठीक है। तो अगर मैं सी नॉट इसको प्रिंट करवाऊं, लाइक दिस, सी नॉट इसको अगर मैं प्रिंट करवाऊं, तो मैं लिखूंगा नॉट सी, और मैं इसको सेव करके रन करता हूं, तो हमारा आ जाएगा सी नॉट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि सी यहाँ पे ट्रू था और नॉट सी का मतलब क्या है? फॉल्स। तो अगर मैं यहाँ पे नॉट डी लिखता हूँ, डी नॉट इज, अगर मैं इसको सेव करके मैं दोबारा रन करता हूँ एक बार, तो एज यू कैन सी डी हमारा यहाँ पे फॉल्स है। तो डी नॉट क्या होता है? डी नॉट होता है ट्रू, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझने में? ठीक है, चलो, कोई दिक्कत जी। आप और एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट करिए, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। नहीं 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 बेटा, बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स होती है, मैंने आपको शुरू में बताया था, 0 और 1 कभी बुलियन वैल्यूज नहीं होती है। बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स को हम बुलियन वैल्यूज बोलते हैं। तो अगर आप बोलते हो कि हम सी की कोई बुलियन वैल्यू देना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली ट्रू लिखो ना। पाइथन बोलता है डायरेक्टली ट्रू लिखो, 0 1 की मेरे को जरूरत ही नहीं है। पाइथन एकदम आपका जो नेचुरल लैंग्वेज है ना, उस पर काम करता है। पाइथन बोलता है मेरे को नेचुरल लैंग्वेज ही समझ आती है, मेरे को फालतू में इतना वो नहीं चाहिए कि आप 0 1 0 1 करके ट्रू लिखो या 1 1 करके फॉल्स लिखो ना। आप डायरेक्ट लिखो सी इज इक्वल टू ट्रू, डी इज इक्वल टू फॉल्स, हो गया बुलियन वैल्यू खत्म आपका। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी वेरिएबल को कभी भी कोई बुलियन वैल्यू देनी है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? आप डायरेक्टली उसको ट्रू या फॉल्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, पाइथन नेचुरल लैंग्वेज पे ही काम करता है ज्यादातर, ठीक है। तो अब हमने देख लिया लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑपरेटर्स होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। तो हम वही सेम यही वाले लेने वाले हैं, a इक्वल टू 20 और b इक्वल टू 10, दोनों सेम ही लेंगे हम, ठीक है। हम आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे।
अब मैं इसको ऊपर से प्रिंट करवा के नीचे ले आता हूँ, क्योंकि बार बार ऊपर जाना सही नहीं होगा। कहा गया, ये रहा, राइट। तो सबसे पहला जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो है इज इक्वल टू। इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू का इस्तेमाल क्यों करते हैं आपको अभी तक पता चल गया होगा। कोई भी वेरिएबल को किसी भी वैल्यू के इक्वल टू करने के लिए हम इज इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो इज इक्वल टू हो गया हमारा। मैं बी को भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसको प्रिंट कर सकते हैं, हम प्रिंट कर सकते हैं ए को। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ अपने स्क्रीन को, कंट्रोल करता हूँ, तो ए की वैल्यू इसने प्रिंट कर दी, जो कि सिंपल है, अभी तक हमने कर रखी है, तो बच्चों वाला चीज है अब, ठीक है। इसके बाद हम पे एक ऑपरेटर आता है जिसको हम बोलते हैं प्लस इज इक्वल टू। हम इसको यूज कैसे करते हैं, मैं इसको ऐसे यूज करता हूं। अगर आपको ये चीज लिखनी है, ए इज इक्वल टू ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, इसका मतलब सबको क्लियर है, इसका मतलब क्या है, कोई बताओ। ए इज इक्वल टू ए प्लस वन का मतलब क्या है? ठीक है, ए इंक्रीमेंट करवा दिया। अब अगर मैं ए को प्रिंट करवाऊंगा तो वैल्यू क्या आनी चाहिए इसकी? ठीक है, चलो 20 प्रिंट करवा के देखते हैं क्या 21 आती है, नहीं आती। 21 आ गई। तो अब पाइथन क्या बोलता है, पाइथन ये बोलता है कि आपको इतना बड़ा ए इज इक्वल टू ए प्लस वन इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आपको अगर ऐसा कोई एक स्टेटमेंट लिखना है जिसमें ए इज इक्वल टू ए प्लस वन हो रहा है, या बी इज इक्वल टू बी प्लस वन हो रहा है, ऐसा कुछ भी हो रहा हो, तो वहां पे आप क्या करते हो, आप एक काम करो, ये जो इतना जो फालतू का कोड है इसको हटाओ और ऐसे इसको लिख दो, लाइक दिस, ए प्लस इज इक्वल टू वन। इसका जो डायरेक्ट मतलब होता है वो ये होता है, ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। हम इस चीज को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, लाइक दिस। तो जैसे आप सी में ये लिखते थे ना, ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस को आप पाइथन में ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस इज इक्वल टू वन। ये पाइथन में ए प्लस प्लस कुछ नहीं होता है। तो अगर अब मैं एक बार इसको सेव करवा के, जावा में मैं उतना वो नहीं हूँ, मेरी कोडिंग नहीं है, तो हो सकता है कि जावा में भी सेम लिखा जाए, बहुत बार सेम लिखा जा सकता है, अगर आपको पता है तो। जी, तो जावा में भी सेम लिख सकते हैं हम फिर, ठीक है। तो अब हम अगर पाइथन को रन, सॉरी, मेरा स्टेटमेंट गलत हो गया, रन करते हैं, 21 आ गया। सेम अगर आपको, अगर कोई ऐसे परफॉर्म करना है, ए इज इक्वल टू ए सॉरी ए माइनस वन, इसका मतलब क्या है, हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए, 19। तो हम क्या करेंगे पाइथन फिर से, भाई ये सब फालतू चीजें हटाओ, आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखो, ए इज इक्वल टू ए माइनस इज इक्वल टू वन, लाइक दिस। तो इसका भी आंसर अगर मैं सेव करके इसको प्रिंट करवाता हूँ तो इसका आंसर आएगा 19, लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद आप इसको सेम ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप इसको यहाँ से हटा के मल्टीप्लाई लगा दो, यहाँ पे 2 कर दो, 20 इंटू टू क्या होता है, 20 इंटू टू का आंसर होता है 40, ये 40 दे देगा हमें, लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह अगर मेरे को डिवाइड करना है तो मैं डिवाइड लगा दूंगा और पाई रन डॉट पाई करूंगा, और ये हमें फ्लोर दे देगा, मतलब वो डिवाइड दे देगा, क्वेश्चन दे देगा। 20 को 2 से करोगे तो 10.0 ही आता है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोर डिवीजन करता हूँ तो मेरे को और एक बैक स्लैश लगाना पड़ेगा। मैं इसको क्लियर करके दोबारा रन करके देखते हैं तो 10 आ गया, लाइक दिस। आप ऐसे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ऐसे मॉड्यूलस भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्या है, आप थोड़ा जो इतने बड़े स्टेटमेंट्स होता है आप थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर सबको समझ आया क्या है, नहीं है? ठीक है। तो अब इसको करते हैं हम कमेंट, और अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर्स पे, जिसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी स्पेशल ऑपरेटर्स या आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होता है, इज होता है और इज नॉट होता है, ठीक है। तो इज और इज नॉट को ना हम अभी नहीं देखेंगे,
बिकॉज अगर मैंने ये चीज आपको अभी बता दी तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इज नॉट और नॉट इन हम कब करेंगे, जब हम अपने डेटा स्ट्रक्चर या लूप्स पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इज और इज नॉट और नॉट इन का बेसिकली इस्तेमाल हम वहीं पे करते हैं, या तो हम कंडीशंस में करते हैं, या तो लूप्स में करते हैं, या तो हम डेटा स्ट्रक्चर्स में करते हैं, राइट। ठीक है। तो अब ये जो दो है ये स्पेशल ऑपरेटर्स मैं छोड़ रहा हूं, जब हम अपने लूप्स पढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी भी समझा सकता हूँ लेकिन इसका कोई अभी यूज नहीं है, आप इसका कोई आप एक्चुअली इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम इसको वो करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको दो तीन शॉर्टकट्स बताता हूँ। ठीक है। हमारा एक चीज बचा है जिसको हम बोलते हैं लिटरल्स। लिटरल्स पाइथन लिटरल्स होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़े बहुत ना पाइथन की दिखा दो कि आप पाइथन में क्या क्या कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आप ऐसे लिख सकते हो a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सही लिखा मैंने। ठीक है। तो अब आप बोलते हो कि सर मेरे को ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना, ये दोनों स्टेटमेंट जैसे कि हमने शुरू में क्या करा था, हमने शुरू में करा था कि हम पाइथन जो बहुत बड़े बड़े कोड होते हैं हम उनको थोड़ा छोटा करके लिख सकते हैं, राइट। तो अब देखेंगे हम उनको छोटा करते कैसे। तो a इज टू 10 है और b इज टू 20 है, तो हम इसको एक लाइन में लिख सकते हैं। कैसे, मैं यहां से ये हटा दूंगा और मैं यहाँ पे करूंगा a कॉमा b इज इक्वल टू 10 कॉमा 20। तो अब a की वैल्यू 10 हो जाएगी, b की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे और दो वेरिएबल भी ले लेता हूँ लाइक दिस c, और उसके बाद d भी ले लेता हूँ, और यहाँ पे लाता हूँ 30 और यहाँ पे 40। ठीक है। और मैं सबको प्रिंट करवा देता हूँ a कॉमा b कॉमा c कॉमा d। देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। क्लियर करी स्क्रीन, दोबारा रन करा। ओके। यहाँ अरे एंटर दबाने पे पहले वो हो गया सेव cls। एज यू कैन सी 10 20 30 और 40 चार हम पे आ गया अलग अलग। ठीक है। तो अगर आपको एक ऐसा भी करना है ना कि आपको आप पे चार वेरिएबल है, आपको चारों की चारों वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सेम चाहिए, मतलब चारों की वैल्यू 10 10 10 10 10 10 होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको नॉर्मली करूंगा तो कैसे करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा a इज इक्वल टू 10 लिखूंगा, फिर b इज इक्वल टू 10 लिखूंगा, फिर c इज इक्वल टू 10 लिखूंगा। लेकिन फायदा इतना लंबा लिखने की भैया कोई जरूरत नहीं है। इतना लंबा आप लिख के क्यों अपने आप को लाइंस ऑफ कोड बढ़ा रहे हो, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो ना पाइथन में। आप डायरेक्टली ये लिखो, आप लिखो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 10। पाइथन क्या करेगा, इन चारों की वैल्यू 10 के इक्वल कर देगा। cls करूंगा, रन करता हूं तो सबकी चारों की वैल्यू 10 10 10 10 10 हो गई लाइक दिस। ये दो चीजें सबको समझ आई क्या करी मैंने या कैसे करी मैंने, क्या क्या हुआ यहाँ पे। आई होप सबको समझ आए। ठीक है। तो अब इसके बाद मैं एक सिंपल सा 5 लाइन का एक प्रोग्राम लिखता हूँ और फिर मैं बताऊंगा कि हम उसको छोटा कैसे कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले लिखा a इज इक्वल टू 10। मैं लिखता हूँ b इज इक्वल टू 20। मैं फिर लिखता हूँ c इज इक्वल टू a प्लस b। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, लास्ट में मैं करा दूंगा प्रिंट c। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एडिशन का प्रोग्राम है ये। मैंने a एक वैल्यू ली, b एक वैल्यू ली, c में मैं क्या कराया, मैंने a प्लस b करवा के c में मैंने सेव करवा दिया, और फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फाइनली c को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, 30। अब मैं इस पूरे तो ना पांच जो ये 4 लाइन है ना, मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ। कैसे, मैं सबसे पहले तो यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है इसको हटाऊंगा लाइक दिस। मैं लिखूंगा a कॉमा b इज इक्वल टू 10 कॉमा 20। ठीक है। अब पाइथन क्या बोलता है, पाइथन यहाँ पे ये बोलता है कि आप यहाँ पे अगर सेमीकोलन डालते हो और उसके बाद आप जो इसकी नेक्स्ट लाइन है ना वो यहाँ पे ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो लाइक दिस ऐसे। तो अब जो हमारे 5 लाइन का प्रोग्राम था वो एक लाइन में आ गया है, और अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो हमारा आउटपुट दोबारा सेम आएगा, क्या 30। लेकिन इसमें क्या, आप पूरा का 1500 लाइन का कोड है ना, 1500 लाइन के कोड को आप एक लाइन में लिख सकते हो। लेकिन फिर बात वही होती है कि पाइथन किस लिए बना था, रीडेबिलिटी के लिए बना था, और आपने अपने प्रोग्राम से पूरी की पूरी रीडेबिलिटी हटा दी। क्योंकि एक लाइन में अगर आप सारी की सारी चीजें लिख दोगे तो कुछ मतलब उसका बनेगा नहीं। ठीक है। उसका कोई ना यूज होगा, ना कोई समझ पाएगा, ना कुछ होगा। ठीक है।
तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस मेथड को हम एक्चुअली इस्तेमाल नहीं करते। आप ज्यादा से ज्यादा इस कोड को कितना छोटा कर सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा इस कोड को इतना छोटा कर सकते हो। या तो और एक चीज कर सकता हूँ मैं, इसको और एक लाइन यहाँ से हटा सकता हूँ कि ये जो मैंने फालतू वेरिएबल लिया सी को, मैं इसको हटा के मैंने इस पूरे को 2 लाइन में बना दिया लाइक दिस। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो फिर से आंसर क्या आएगा, फिर से आंसर 30 ही आना चाहिए ऐसे। ठीक है, यहां तक अभी तक हमने जो पढ़ा सबको समझ आया, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर अगर इतना सारा हम पढ़ लिया, एक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं जिसको आपने बहुत सारे लैंग्वेजेस में कर रखा होगा, जिसको हम बोलते हैं स्वैप टू नंबर्स। हाँ, और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, पाइथन में हम कमेंट कैसे करते हैं, पाइथन में हम हैशटैग से कमेंट करते हैं। अगर आप कोई भी लाइन के अंदर आप अगर कोई भी लाइन के आगे आप हैशटैग लगा दोगे तो वो क्या करेगा, वो उस लाइन को एज अ कमेंट ले लेगा लाइक दिस। ठीक है, तो स्वैप टू नंबर्स है, सिंपल है। आपको a इज इक्वल टू 10 दे दिया मैंने, और मैंने दे दिया b इज इक्वल टू 20 दे दिया, और आपको इन दोनों नंबर की जो वैल्यूज है उनको आपको स्वैप करके और स्वैप करके प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो 335 हो रहा है, 340 तक टाइम लो, आप करो अपना लॉजिक बिल्ड करो, एंड देन 5 मिनट्स बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम पाइथन में कैसे करते हैं, आप एक पाइथन प्रोग्राम इसमें कैसे लिखोगे। ठीक है, सो टेक 5 मिनट्स एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर लॉजिक, और उसके बाद 5 मिनट बाद हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। ओके, इस बीच अगर किसी को कुछ पूछना हो, जब तक दूसरे बच्चे ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन को, इस बीच अगर किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकता है रिलेटेड टू पाइथन, और रिलेटेड तो अभी तक हमने अगर कुछ पढ़ा है, या अगर उसको कुछ और चीज जाननी हो तो वो पूछ सकता है। और अगर जिसका पहले हो जाता है तो वो भी मेरे को बता सकते कि हाँ सर मैंने कर लिया। आप लोग ट्राई कर रहे हो या टाइम में ऐसे बैठे हो, क्योंकि बताना तो है मेरे को। किसी का हुआ अभी तक, एनीवन एबल टू डू इट द क्वेश्चन स्वैप टू नंबर्स? अच्छा, क्या क्या करा आपने, लॉजिक बताओ अपना। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो आपने ये जो, हाँ ये तो जो नॉर्मल है, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेके आपने, जैसा आपने सी और जावा में करा होगा वैसे आपने कर लिया, राइट? ठीक है, तो आपके ये लाइन कितने लाइन का कोड बना, आई थिंक 5 या 6 लाइन का कोड बना, आपको प्रिंट भी करवाना है ए और बी, तो 5 या 6 लाइन का कोड बना। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो हम इसको करेंगे पाइथन में और भी छोटे तरीके से। ठीक है, तो और कोई जिसने इसको पाइथन के तरीके से थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करा हो? एनीवन एल्स? किसी को ट्राई, किसी को अभी हुआ ही नहीं है क्वेश्चन, इतना सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ आदर्श से हुआ है क्वेश्चन। चलो, कोई और बताना चाहेगा कि सर मैंने भी कर लिया है, मैंने ऐसे करा है, नहीं तो अब मैं बताऊंगा कि पाइथन में हम इसको कितनी आसानी से कर सकते हैं। एनीवन एल्स? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आदर्श वेरी गुड, आपने कम से कम सॉल्व तो करा। ठीक है, अब हम स्वैप टू नंबर्स करते हैं।
तो अगर जैसे जो आदर्श वाला तरीका हम पहले उससे करके देखेंगे। हमने क्या करा, सबसे पहले a इज इक्वल टू 10 लिया मैंने, और उसके बाद मैंने लिया b इज इक्वल टू मैंने 20 लिया। देन मैंने तीसरा वेरिएबल लिया जिसमें मैंने a की वैल्यू इक्वेट कर दी, और देन मैंने b में क्या करा, b इज इक्वल टू मैंने a कर दिया, एक मिनट, b इज इक्वल टू c कर दिया, एंड लास्टली क्या करा मैंने, लास्टली a इज इक्वल टू नो 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 जस्ट अ मिनट, a इज इक्वल टू b करा मैंने, राइट। और लास्टली क्या करा मैंने, b इज इक्वल टू c कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या प्रिंट करा दिया, मैंने एक लाइन में प्रिंट करा दिया a, और दूसरे लाइन में प्रिंट करा दिया मैंने b, ठीक है। 8 लाइन का मेरा एक पूरा का पूरा कोड है, और मैं इसको अब रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है, a की वैल्यू 20 होगी और b की वैल्यू 10 होगी, ठीक है। अब अब हम देखेंगे इसको हम पाइथन में कैसे और कितनी आसानी से कर सकते हैं। सबको मिटाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या लूंगा, a कॉमा b इज इक्वल टू मैं लूंगा 10 कॉमा 20, मतलब a और b की वैल्यू, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a, और मैं उसके बाद लिखूंगा प्रिंट a कॉमा b, और मैं इसको सेव करके इसको रन करते हैं, ठीक है। सेव करके इसको रन करते हैं, और एज यू कैन सी a की वैल्यू मेरी 20 होगी, b की वैल्यू मेरी 10 होगी। 3 लाइन का भी प्रोग्राम नहीं था ये सी में, बताओ, जो कि आपने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया। अगर अभी तो आपको ये चीज ज्यादा बड़ी नहीं लग रही होगी, ठीक है, लेकिन जब आप एक बड़े प्रोग्राम में जाते हो तो एक छोटा सा एक टेम्परेरी वेरिएबल भी लेना, वो जो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उसको बढ़ा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक टेम्परेरी वेरिएबल एक एक्स्ट्रा ना लेके हमने क्या करा, हमने डायरेक्टली ए में बी की वैल्यू डाल दी और बी में ए की वैल्यू डाल दी, कि ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। ये चीज यहाँ पे सबको क्लियर है या किसी को कोई समझ नहीं आई जो अभी मैंने करा इस क्वेश्चन को? ठीक है, चलो बढ़िया। तो आपने देखा कि एक जो स्वैपिंग का जो प्रोग्राम है, अगर आप इसको सी में लिखते तो आपको कितना सब कुछ लिखना पड़ता, आपको मेन फंक्शन बनाना पड़ता, आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते, आपको टेम्परेरी वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता, स्वैप करवाना पड़ता, फिर वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ती, देन प्रिंट करवाते, देन फंक्शन को कॉल करवाते। यहाँ पे पाइथन में 3 लाइन का भी नहीं है, ए बी 10 20 8 कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए एंड प्रिंट ए कॉमा डी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सिंपल सिंपल ये जो चीजें हैं, जो कि ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स है, जो कि हम क्या कर सकते हैं, हम पाइथन में बहुत ही ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, पाइथन हमें इसी चीज की फ्रीडम देता है कि हम पाइथन में चीजें बहुत ही ज्यादा आसानी से, जल्दी और कम लाइंस में कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद तो अगर मैं अब बोलूं, अगर मैं एक लाइन लिखता हूं a इज इक्वल टू 10, और मैं दोबारा लिखता हूँ a इज इक्वल टू 10, तो इन दोनों में मेरे को डिफरेंस बता सकता है कोई, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? और एक अगर मैं नहीं, चलो इन दोनों में आप डिफरेंस बताओ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअली। एनीवन कि a इज इक्वल टू 10 और a इज इक्वल टू 10 में डिफरेंस क्या है? हाँ, तो वैल्यू दोनों की सेम आएगी बेटा, ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ये है कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर अगर मैं आंसर बोलूं, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ए को हम एज अ मेमोरी स्पेस ले रहे हैं जिसमें हम 10 सेव करवा रहे हैं, और दूसरी लाइन में हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ए में जो वैल्यू है, मतलब उस ए की जो मेमोरी स्पेस में जो वैल्यू है उसको हम कंपेयर करवा रहे हैं। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक इक्वल टू और एक डबल इक्वल टू में एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है, या ये जो दोनों है ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पे आते हैं पाइथन के लिटरल्स, ठीक है। लिटरल्स पाइथन में एक्चुअली 3 तरीके के लिटरल्स होते हैं। हम पे होता है स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं, ठीक है।
लिटरल्स, और उसके बाद होते हैं न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं, राइट। न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं, एंड देन इफ आई रिमेम्बर करेक्टली देयर इज बूल लिटरल्स एंड लिटरल्स। और इसके बाद और एक होता है जिसको हम मतलब नन बोलते हैं, लेकिन उसको भी हम लिटरल बोल देते हैं एक बार, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल लिटरल, स्पेशल लिटरल्स, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं पाइथन में, स्ट्रिंग लिटरल्स का बेसिकली ये मतलब होता है कि कोई भी वर्ड जो कि सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के बीच में हो, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। कुछ भी जो कि सिंगल कोट या डबल कोट्स के बीच में है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स, या उसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो चीजें हमारी होती हैं, क्या होती हैं, सबसे पहला होता है एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग, एक होता है सिंगल लाइन स्ट्रिंग, और एक होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ठीक है। सिंगल लाइन स्ट्रिंग का मतलब सिंपल सी ये है कि मैंने एक वेरिएबल लिया वन और उसको मैंने एक वैल्यू दे दी हेलो, ऐसे, ठीक है। ये एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग होगा। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग होता है जैसे मैंने एक वैल्यू ली, ये मैं इसको हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हेलो वर्ल्ड को मैं दूसरी लाइन में लाऊंगा, लाइक हेलो वर्ल्ड। अब इसको मेरे को मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनानी है। अब मैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे बनाऊंगा, मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं हेलो लिखूंगा, हेलो, और उसके बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक बैक स्लैश डाल दूंगा। बैक स्लैश ये क्या होता है, ये जो होता है एक एस्केपिंग कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वर्ल्ड लिखता हूँ तो ये एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गया। मैं यहाँ पे अगर और एक बार बैक स्लैश डालू तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लाके मैं यहाँ पे और एक चीज लिख सकता हूँ, हेलो वर्ल्ड एवरीवन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एस्केप कैरेक्टर्स होता है। हम एस्केप कैरेक्टर्स को भी देखेंगे जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे कल, ठीक है। हम स्ट्रिंग के फंक्शंस भी देखेंगे, तो बस आपको भी पता होना चाहिए कि एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्या होता है और एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होता है। हम इन चीजों को डिटेल में भी कल देखेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारे स्ट्रिंग लिटरल्स, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आते हैं हमारे न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होता है, न्यूमेरिक लिटरल्स हमारे चार टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है हमारा बाइनरी लिटरल्स, ठीक है। बाइनरी लिटरल्स हमेशा 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 एक कैपिटल, एक जीरो और उसका बी, कैपिटल बी और मतलब स्मॉल बी और कैपिटल बी, इससे स्टार्ट होगा हमेशा, ठीक है। बाइनरी लिटरल का मतलब ये है कि इसके बाद अगर मैं जैसे 001 लिख देता हूँ तो इसका मतलब 2 है, या अगर मैं इसके बाद 0011 लिखता हूँ तो इसका मतलब 6 है, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली हम बाइनरी जो नंबर्स है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बाइनरी लिटरल्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। इसके बाद हम पे जो दूसरा टाइप होता है वो होता है डेसिमल लिटरल। ये जो लिटरल्स है ये आपको एक्चुअली इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं और कैसे होते हैं। इनका आप एक्चुअली में इतना इस्तेमाल नहीं करता। आप डायरेक्टली स्ट्रिंग लिटरल्स को आप स्ट्रिंग ही बोलते हो, बुलियन लिटरल्स को बूल बोलते हो, स्पेशल लिटरल को आप नन बोलते हो, न्यूमेरिक लिटरल्स को आप डायरेक्टली नंबर्स बोल सकते हो। लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आप पाइथन सीख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिटरल्स का मतलब क्या होता है। डेसिमल लिटरल्स मतलब कि आपके होल नंबर या नेचुरल नंबर, 100 जैसे डेसिमल लिटरल का मतलब हो गया जैसे आपका 100 हो गया या 200 हो गया या 1 हो गया, ये सब आपके डेसिमल लिटरल्स होते हैं, राइट। इसके बाद आता है ऑक्टल लिटरल्स। ऑक्टल लिटरल्स क्या होता है, ये जो बाइनरी लिटरल्स होते हैं ये होते हैं बेस 10 के। बेस 10 के मतलब 0 और 1 में रहेंगे, ये सब आप मैथ्स में पढ़ चुके होंगे। और ऑक्टल लिटरल्स क्या होता है, ऑक्टल लिटरल बेस 8 के होते हैं। और इनको हम डिनोट कैसे करते हैं, इनको हम 0 और स्मॉल x से, और सॉरी सॉरी सॉरी, 0 या स्मॉल o से, और 0 या स्मॉल कैपिटल O से। तो इसके बाद आप ऐसे लिख सकते हो 002, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, आई थिंक 8 था, 00, हाँ 8 होता है। तो जब भी कोई लिटरल या कोई भी नंबर 0 और स्मॉल ओ या 0 और कैपिटल ओ से स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्टल नंबर्स या ऑक्टल लिटरल्स, ठीक है। इसके बाद एक चौथा और लास्ट जो लिटरल होता है न्यूमेरिक लिटरल, वो होता है हम पे हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल लिटरल। तो ये क्या होता है, ये बेस 16 होते हैं। ये सब आप चीजें मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये बेस 16 होते हैं और ये स्टार्ट कैसे होता है, ये 0 या स्मॉल x से और 0 या
कैपिटल एच से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे न्यूमेरिक लिटरल्स। इनके मैंने एग्जांपल्स इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये हम ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। ये आप बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि आप पाइथन पढ़ रहे हो तो आपको बस पता होना चाहिए कि लिटरल्स क्या होते हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होता है, हेक्साडेसिमल लिटरल्स क्या होता है, बाइनरी लिटरल्स क्या होता है, डेसिमल लिटरल्स क्या होता है, ठीक है। इसके बाद बूल लिटरल्स, आगे बूल लिटरल्स आपके वही ट्रू एंड फॉल्स ही होते हैं, ठीक है। तो और इसके बाद जो स्पेशल लिटरल होता है, स्पेशल लिटरल एक्चुअली एक कीवर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम नन। क्योंकि हम किसी भी, अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ var1 इज इक्वल टू 10, और उसके बाद अगर मैं और एक वेरिएबल लेता हूँ var2 इज इक्वल टू नन, तो उसमें क्या होता है, इसमें हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नन भी दे सकते हैं। तो इसके बाद अगर मैं प्रिंट करता हूँ वेरिएबल 2 को ना, तो मेरा जो आउटपुट आना चाहिए, आप बस आउटपुट देखना क्या आता है, आउटपुट में भी मेरे को नन ही लिखा आएगा, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ तो आउटपुट भी मेरा क्या आया, नन। तो नन भी एक लिटरल है, नन भी एक टाइप ऑफ वैल्यू होती है हमारे पाइथन में, नन टाइप वैल्यू होती है। हम नल और नन दोनों अलग होती है, नल मतलब खाली, और नन एक टाइप होता है, ठीक है, कि अभी उसमें कुछ नहीं है। नन भी एक टाइप होता है, आप किसी भी वैल्यू को नल नहीं छोड़ सकते, ठीक है। पाइथन में आप किसी वैल्यू को नल नहीं छोड़ सकते, मतलब खाली नहीं छोड़ सकते। तो अगर आपको कोई भी वैल्यू खाली छोड़नी है, कोई भी वेरिएबल खाली छोड़ना है, आपको बाद में इस्तेमाल करना है, तो आप क्या करते हो, या तो आप ऐसे छोड़ देते हो डबल कोट से अगर वो स्ट्रिंग है, या तो अगर आपको अभी पता नहीं है कि उसमें कौन से टाइप का डेटा जाना है, तो आप उसको क्या कर देते हो, आप उसको नन कर देते हो। तो आप उसको बाद में जाके आप उसको उस वैल्यू को, या वो जो वेरिएबल है उसको आप रीअसाइन कर सकते हो, राइट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कुछ पूछना है, एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग? ठीक है, चलो बेटा। तो आई होप आई एम एंडिंग माई लेक्चर हियर टुडे। वी हैव फिनिश्ड व्हाट वी हैव, हमने क्या क्या पढ़ा, हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि पाइथन क्या होता है, किसने बनाया था, गूडो वेन रॉसम ने बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि उनको एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए था जो कि बहुत ज्यादा रीडेबल हो, सिंपल हो, और इतना ज्यादा डेवलपर पे बोझ ना बने कि डेवलपर ही सब चीजें कर रहा है, नेटवर्किंग कर रहा है तो वो भी डेवलपर एकदम इंटरनल लेवल पे जाके सॉल्व कर रहा है सब चीज। तो पाइथन हमारी बहुत सारी चीजें अपने खुद इंटरनल लेवल पे खुद ही संभाल लेता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उतना माथा पच्ची या उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, राइट। हमें पता है कि पाइथन इस चीज को संभाल लेगा, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज पाइथन में किस तरीके से हो रही है, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखे पाइथन पे एप्लीकेशन, और बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनी है पाइथन पे, यूट्यूब बन गया, इंस्टाग्राम बन गया, ड्रॉप बॉक्स बन गया, उबर बन गया, नेटफ्लिक्स बन गया, ठीक है। तो इतनी अगर बड़ी-बड़ी एप्लीकेशंस अगर पाइथन पे बन रही है, तो उसमें कुछ तो पावर होगी ना। तो इसके बाद फिर हमने एडवांटेजेस भी देखे कि बहुत ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरीज़ है, मॉड्यूल्स है, बहुत मतलब सिंपल है, आसान है अंडरस्टैंडिंग में, सिंटैक्स बहुत सिंपल है, कोई अननेसेसरी कोई कॉमास, कोई पैरेंथेसिस, कोई कर्ली ब्रैकेट्स, ऐसा कुछ नहीं है पाइथन में, ठीक है। पाइथन डायरेक्टली आपको जो लिखना है आप लिखो और खत्म। पाइथन में बस एक चीज़ होती है, इंडेंटेशंस, वो भी हम आगे आज जो आने वाले लेक्चर्स है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमने पाइथन के 5 डेटा टाइप्स भी देखे, राइट। उसके बाद हमने टोकन्स देखे। टोकन 4 तरीके होते हैं पाइथन में, एक होता है कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम पे होते हैं लिटरल्स, राइट। तो ये 4 टाइप के हमारे पे पाइथन के डेटा टाइप्स होते हैं जो कि हम एक्चुअली यूज़ करते हैं पाइथन में। और उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने देखा ऑपरेटर्स, जो हम पे इतने सारे ऑपरेटर्स थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, हम पे लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, हम पे कंपैरिज़न के ऑपरेटर्स थे, हम पे आइडेंटिटी मेंबरशिप ऑपरेटर, जो हमने ये 2 ऑपरेटर छोड़ दिए, हम आने वाले लेक्चर में भी इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद वो हो जाता है हमारे लिटरल्स। लिटरल्स सिंपली एक बहुत ही छोटी चीज़ है जो कि मिलके बहुत बड़ी चीज़ें बनती है। जैसे स्ट्रिंग लिटरल हो गए, न्यूमेरिक लिटरल हो गए, बूल लिटरल हो गए, या स्पेशल लिटरल हो गया, लाइक दिस, ठीक है। तो ये एक रिकैप था। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज आपको समझ आया जो भी मैंने पढ़ाया, या उसमें भी कुछ अगर आप बोलना चाहोगे कि सर थोड़ा धीरे पढ़ाओ या थोड़ा तेज़ पढ़ाओ, तो वो आप अभी बता सकते हो। अगर आपको समझ आया तो बहुत ही अच्छी बात है, या मेरी स्पीड अगर आपको सही नहीं लगी तो आप बोल सकते हो कि सर थोड़ा स्लो हो जाओ, या थोड़ा आप तेज़, बहुत धीरे पढ़ा रहे हो, तेज़ हो जाओ। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? अगर आप बोलना चाहोगे तो? ठीक है, तो स्पीड सही है आपके अकॉर्डिंग? स्पीड सही है, कोई मैं ज़्यादा, अच्छा ठीक है। ओके, तो मैं अब बस इतना ही चाहूँगा कि हमारे जो आने वाले लेक्चर्स हैं,
हम पाइथन एक साथ करें, और ऐसा मैं चाहूंगा कि आते 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 20 दिन के एंड में हम कोई ना कोई एक ट्राई करेंगे, कि कोई ना कोई एक एप्लीकेशन बिल्ड करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, चाहे हम उसको एक ग्राफिकल यूजर इंटर, चाहे हमें ये भी एक सिंपल सा एक आपको अपना पर्सनल कैलकुलेटर भी बनाना हो ना, इतना हो कि हम उस एक एप्लीकेशन को भी एक बिल्ड कर सके, ठीक है। तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है, एंड टुमारो सेम टाइम हम 2 से। जी सर। यूज कैसे करना है मतलब बेटा आपका, क्या यूज करना है आपको? ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या होता है देखो, जब आप वीएस कोड, हाँ, जब आप वीएस कोड आप वो करते हो, तो सबसे आपने पाइथन का अपना पाथ सेट कर रखा है ना, तो उसमें आपको बस अब कुछ नहीं करना, आपको अपना वीएस कोड खोलना है, आपको यहाँ पे आना है, आप अपना कोई भी फोल्डर खोल सकते हो, कुछ भी, आपको फाइल में जाओ, आप एक न्यू फाइल बनाओ, ठीक है। आप जैसे ही एक न्यू फाइल पे क्लिक करोगे, तो वहां पे वो अनटाइटल्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इस फाइल को सेव करवाना है, तो आप जब इस फाइल को आप सेव करवाओगे, तो आप पहले से फाइल को सेव करवा दो एक बार, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे इस फाइल को सेव करवाना है, अगर मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो जैसे इसने मेरे को पूछ लिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने इस फाइल का नाम दे दिया run1.py। डॉट पाई से ये मतलब होता है कि जो डॉट पाई फाइल होती है वो आपकी पाइथन की फाइल होती है, ठीक है। तो जैसे ही आप डॉट पाई ऐसे लिखोगे, और मैं अगर इसको सेव करता हूँ, मैं सेव नहीं करूंगा, मैं इसको अगर सेव करता हूँ, लेट्स मैंने सेव कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही मैंने सेव करा, अगर सेव करूंगा, तो जो वीएस कोड है वो भी इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो खुद ब खुद आपको पूछ लेगा, यहाँ पे तो मैंने पाइथन का पार्ट सेट कर रखा है, नहीं तो वीएस कोड आपसे खुद ब खुद पूछ लेगा कि आपको ये जो वी हैव ऐसा बोलता है कि वी हैव डिटेक्टेड अ पाइथन फाइल, डू यू वांट टू सेलेक्ट द पाथ फॉर योर पाइथन इंटरप्रेटर। तो आप ऐसे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे कॉर्नर पे आओगे, यहाँ पे आप अपना इंटरप्रेटर सेलेक्ट कर सकते हो, और एज सुन आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस आ जाते हैं, एंटर इंटरप्रेटर पाथ। तो मैंने ऑलरेडी पार्ट मैंने दे रखा है, जो आपका जो जहाँ पे आपका पाइथन डॉट ई एक्सी होगा, आपको वो वाला पाथ देना है, ठीक है। तो आपको वो वाला पाथ यहाँ पे आके सेव करना है, आपको पेस्ट कर दो, आप डायरेक्टली अपने पाइथन में जाओ, आप उठाओ वहां से पाथ, आप यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे सेव करो और एंटर कर दो, तो पाइथन जो है, पाइथन का इंटरप्रेटर वहां पे एज एज टू एज वो आपको सेव कर देगा। और जैसी वो हो जाएगा, आपका जो इंटरप्रेटर है उसका जो नाम है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर पे आ जाएगा आपका, लाइक दिस यहाँ पे, ठीक है। या तो और एक भी तरीका, आप सेटिंग्स में जाके आप सेटिंग्स में भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो यही होता है, सेटिंग्स में जाकर आपको बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। तो सब जो सबसे आसान तरीका है वो यही है, कि आप एक फाइल बनाओ, और उस फाइल को कुछ फाइल में लिखने से पहले ही आप सेव करवा दो, ठीक है, डॉट पाई एक्सटेंशन से सेव करवा दो। तो जो वीएस कोड है वो खुद ब खुद आपसे पूछ देगा कि सर आपको कौन सा इंटरप्रेटर सेलेक्ट करना है। अगर आप पे मल्टीपल इंटरप्रेटर्स है, तो वो मल्टीपल के पाथ दे देगा, अगर वो पाथ नहीं दे पा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप अपने पाइथन जहाँ पे आपने सेव करवाई है पाइथन डॉट ई वाली, आप वहां पे जाओ, वहां से आप अपना पाथ कॉपी करो पूरा का पूरा, और उस पाथ को यहाँ पे आके सेव करवा दो, जहाँ पे आप जैसे इसको क्लिक करोगे, आप यहाँ पे आके इस पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर दो, और जैसे आप पेस्ट करके एंटर करोगे, पाइथन उस इंटरप्रेटर के पाथ को सेव, सॉरी पाइथन बोल रहा हूँ, वीएस कोड उस इंटरप्रेटर के पाथ को सेव करवा देगा। और नेक्स्ट टाइम आप जब भी जितनी बार भी आप कोई भी डॉट पाई फाइल खोलोगे, तो वीएस कोड खुद ब खुद उस इंटरप्रेटर को सेलेक्ट कर देता है, आपको दूसरी बार कुछ करना ही नहीं है, बस एक ही बार करना होता है ये चीज, ठीक है। किसी को और चीज पूछनी है आज से लेक्चर से? कोई बेट नहीं बेटा, इट्स माय प्लेजर। किसी को और कोई चीज पूछनी है? एनीवन एल्स वांट्स टू आस्क समथिंग? ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो, मैं चाहूंगा कि आप अपने नए नए डाउट्स लेके आओ, ताकि आप भी ज्यादा सीखो और मैं भी आपके क्वेश्चन का ज्यादा जवाब दे सकूं। सो वी विल मीट टुमारो, राइट, लेट्स मीट टुमारो एंड स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रिंग्स। आपको कल और एक अच्छी नई चीज सीखने को मिलेगी। सो बाय बाय एंड टेक केयर, एंड लेट्स मीट टुमारो, ओके। ओके।